चलिए फिर शुरू करते हैं घटनासार का अपना आज अंतिम पार्ट। तो इसके साथ राष्ट्रीय न्यूज जो आपकी कवर की गई है मैगजीन के अंतर्गत वो पूरी हो जाएंगी, और इसकी जो टेलीग्राम पर पीडीएफ है वो आपको आज प्रोवाइड कर दी जाएगी। बढ़िया से डाउनलोड कर लेना है और खटाखट रिवीजन मारना है, ठीक है। तो रिवीजन मोड में ही चल रहे हैं। और इसके बाद एक और अपडेट कि आगे जो अंतरराष्ट्रीय पार्ट है या अंतरराष्ट्रीय के पश्चात संक्षिप्तकी का पार्ट है जो, वो सब हैंड रिटन में मिलेगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है एकदम। और हैंड रिटन में आपको क्रिस्प ही करके दिया जाएगा, अर्थात जितना जरूरी होगा उतना मटेरियल आपको लिख करके हैंड रिटन में पढ़ा दिया जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, निकालना है और एग्जाम टाइम पर आपको कई बार रिवीजन को मार लेना है। क्लियर? शुरू करें। तो सबसे पहली जो न्यूज है अपनी नेशनल न्यूज से, तो वह है आपकी एसआरएस रिपोर्ट। देखो एसआरएस रिपोर्ट जो है ये बेसिकली वर्तमान समय में भारत में जो जन्म दर है या फिर आपकी शिशु मृत्यु दर है या टीएफआर यानी कि टोटल जो फर्टिलिटी रेट है, इसको लेकर के जो प्रजनन दर है क्या स्थिति बनी हुई है, इस पर रिपोर्ट आती है। जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं उसमें इंडियन सोसाइटी आता है या सोशल इश्यूज आते हैं। अब सोशल इश्यूज का पार्ट हो, इंडियन सोसाइटी में मुद्दा आ जाता है कि भैया क्या स्थिति स्वास्थ्य के संदर्भ में जब आपको बताना होता है, या बढ़ती जनसंख्या के सामने जो चुनौतियां हैं उसका कैसे समाधान खोजा जा रहा है, तो इन सभी जगहों पर आप क्या कर सकते हो, इन आंकड़ों का यूज कर सकते हो। उसमें पहला आंकड़ा है जैसे इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। तो अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु यहाँ पर एक साल तक के बच्चे काउंट किए जाते हैं, याद रखनी है बात। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होती है उसमें 5 साल तक के बच्चे काउंट होते हैं। तो भैया ये रिपोर्ट बताती है कि जो आईएमआर है ये निचले स्तर पर अपने आ चुका है, यानी कि अब यह 25 आ चुका है। कितना है भैया? 25। क्या मतलब है 25 का? 1000 बच्चे जो आपके जन्म ले रहे हैं एक साल तक, उसमें से 25 ही ऐसे जिनकी मृत्यु होती है। तो अर्थात इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में अगर आईएमआर पूछा जाएगा तो कितना हो चुका है? बोले 25 हो चुका है, जो पहले कितना हुआ करता था? 40 हुआ करता था, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बताती है कि आईएमआर अपने निचले स्तर पर है। क्लियर? तो ये आंकड़ा अगर बहुत ज्यादा आएगा स्टेटमेंट के रूप में सीधा पूछ दिया जाएगा। आंकड़े जो हैं स्टेटमेंट के रूप में यूज किए जा सकते हैं और वहां पर 25 की जगह 30 लिख देगा और ऐसे गलती करा सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर पीटी में प्रश्न बनेगा तो इस तरीके से ही बनता है। दूसरा हमने देखा प्रमुख जो रिपोर्ट आई है वो है बर्थ रेट पर। देखो बर्थ रेट के मामले में भी घटा है बर्थ रेट। जन्म दर क्या होता है? 1000 बच्चों पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो जीवित बच जा रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर समझ में आ रहा है, या जिनकी मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। जैसे जो मृत्यु दर देखनी होती है तो वहां पर 1000 बच्चों पर काउंट की जाती है, वैसे ही जन्म दर भी देखनी होती है, वो भी 1000 बच्चों के जन्म लेने पर ही काउंट की जाती है। जो बर्थ रेट है वो 18.4 हो चुका है, 21.4 से घट करके कितना पहुंच चुका है बर्थ रेट? 18.4। ये दूसरा डेटा महत्वपूर्ण निकला। तीसरा जो महत्वपूर्ण डेटा है वो टीएफआर से निकल कर आ रहा है, यानी कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इसमें औसतन समझो कि जो एक माँ है औसतन उसके कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो औसतन जो अनुपात निकाला जाता है वो 1.9 हो चुका है, यानी कि औसतन 2 बच्चे भी नहीं है भारत में। ये टीएफआर रेट होती है, ठीक है। तो कितनी है भारत की वर्तमान समय में? 1.9 जो यह रिपोर्ट बताती है। तो कुल प्रजनन दर कितनी है? 1.9। आपका जो बर्थ रेट है वो कितना हो चुका है? 18.4। और आपका जो आईएमआर कितना हो चुका है भैया? 25 पहुंच चुका है। 3 आंकड़े बताए, 3 आंकड़े ध्यान रखने हैं बस, एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात एक चीज और, जैसे बर्थ रेट हो चाहे आपका टीएफआर हो, इन दोनों में ही आपका बिहार अव्वल है ना, सबसे आगे। सीधी सी बात है, जहां पर सिविक सेंस नहीं होगा, अवेयरनेस कम होगी, एजुकेशन या लिटरेसी पीछे होगा बहुत ज्यादा राज्य, तो वहां पर आपको टीएफआर भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यानी कि औसतन जो बच्चे होंगे एक माँ के, तो वो 3 के आसपास रहते होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। और जहां पर थोड़ी सी अच्छी लिटरेसी होगी, जागरूकता होगी, तो वहां जो आपका टीएफआर है कम दिखाई देगा। लेकिन पूरे भारत का औसत रूप से कितना है? 1.9। क्लियर? न्यूज क्लियर हो गई पूरी। ये रिपोर्ट क्या बतलाती है समझ में आ गया होगा। जो महत्वपूर्ण डेटा था वो निकाल कर बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसको पीटी में भी यूज कर सकते हो, इसको मेंस में भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी भैया रैंकिंग है आपकी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रैंकिंग फ्रेमवर्क है, एनआईआरएफ। तो ये एनआईआरएफ के बारे में क्या आया है यहां समझते हैं पहले। इसमें किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है ये जानेंगे। दूसरी बात है किसके द्वारा जारी की जाती है, दूसरा ये महत्वपूर्ण हो गया। और अलग अलग कैटेगरीज क्या बनाई जाती है ना, उन कैटेगरीज में भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ है, या अलग अलग कॉलेजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके सारा यहाँ पर फैक्ट क्लियर करते हैं। देखो भाई याद रखना हमारे लिए तो जरूरी है, चैलेंज है सबसे बड़ा कि एनआईआरएफ की जब भी रैंकिंग आएगी इस फ्रेमवर्क पर किसने टॉप किया है, ये चैलेंज हो जाता है। तो बिल्कुल चैलेंज नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। देखो एन के पहले क्या आता है? बोले एन के पहले आता है अपना एम, ठीक है। क्यों बताया जा रहा है एम आता है कि नहीं? एन के पहले इतना अल्फाबेट नहीं पता है क्या? फिर तो यार डूब मरो, है ना। देखो एन के पहले एम आता है तो इसका मतलब याद रखने का तरीका ऐसे हुआ, ऑप्शन में रहेगा आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन में रहेगा आईआईटी दिल्ली, ठीक है। तो अब जैसे ही अगर ये आता है आपके पास ऑप्शन में, और जैसे ही दिखा ऑप्शन में आपके आईआईटी मद्रास, बोले एम फॉर मद्रास होता है, तो यहाँ पर टॉप कौन करेगा? ओवरऑल जो इस कैटेगरी में, इस फ्रेमवर्क में जो ओवरऑल तरीके से टॉप कर रहा होगा
वो आपकी कौन सी रहेगी भैया? आईआईटी मद्रास रहेगी, ठीक है। तो एक नंबर यहां से पक्का हुआ, कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम सटीक आंसर मारोगे। दूसरा आते हैं भैया संस्करण पर, अगर आ गया प्रश्न तो एनआईआरएफ जो है आपका, ध्यान रखना, एनआईआरएफ में सीधी सी बात है ये 10वां संस्करण भी है इसका, और 10वीं बार लगातार मद्रास, आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, जो एनआईआरएफ है, जो फ्रेमवर्क है, इसमें लगातार 10वीं बार आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, साथ ही साथ संस्करण भी यह 10वां है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे, थोड़ा और बढ़ते हैं कि इसको जारी कौन करता है। तो यहाँ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लियर, समझ में आया? जो महत्वपूर्ण डेटा क्या निकल कर आया? पहला जारी करता कौन? बोले हमारा शिक्षा मंत्रालय। दूसरा भैया टॉप कर रहा है आईआईटी बॉम्ब, आईआईटी मद्रास, और तीसरा जो है महत्वपूर्ण की 10वां संस्करण है और 10वीं बार टॉप किया है लगातार। अब कुछ इसके द्वारा 17 कैटेगरी और बनाई जाती है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण दी हुई है, एक बार नजर दौड़ा लो। जैसे इंजीनियरिंग और इनोवेशन में दोनों ही जगह पर आईआईटी मद्रास ही है आपका। अनुसंधान के मामले में आपका बेंगलुरु नजर आ रहा है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। फिर आपका चिकित्सा और दंत चिकित्सा में एम्स दिल्ली है। फिर कानून में नेशनल लॉ ऑफ स्कूल ऑफ इंडिया है, ठीक है। प्रबंधन में आईआईएम अहमदाबाद आपका नजर आ रहा है। फार्मेसी में जामिया दर्द है। आर्किटेक्ट प्लानिंग में आईआईटी रुड़की है। कॉलेज कौन सा है आपका? हिंदू कॉलेज है, ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछा गया था कि कॉलेज में आपका कौन सा है? हिंदू कॉलेज है। दूसरे नंबर पे आपका मिरांडा हाउस आता है। स्किल विद्यालय में देखो सिम्बायोसिस स्किल्स है आपका। सतत विकास लक्ष्य के मामले में फिर से आईआईटी मद्रास नजर आता है, ठीक है। तो एसडीजी वाली जो कैटेगरी है इसमें भी आपका आईआईटी मद्रास ही है। तो कुछ कैटेगरी अगर बहुत जटिल बनाएगा यहाँ से प्रश्न, वैसे तो जो शुरुआत में बताया वहीं से घुमाकर पूछता रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, अगर बहुत जटिल बनाने की कोशिश करेगा तो एक एक इधर कैटेगरी दे देगा, एक एक उधर यूनिवर्सिटी दे देगा, बोलेगा मिलाओ भैया, मैच दी फॉलोइंग करो, या कोई ऐसा बताओ कौन सा है जो गलत सामने लिखा हुआ है। एक तो ये प्रश्न बना सकता है, उसके लिए एक बार नजर यहाँ से दौड़ा लेनी है, और प्रमुख रूप से ध्यान रखना है इसमें ओवरऑल तरीके से टॉप किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है, ठीक है। तो एनआईआरएफ से जो भी प्रश्न बनेगा इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगली न्यूज है हमारी, भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप विक्रम लॉन्च की गई है। पहले कौन सी पढ़ी? इसके पहले हम लोग करंट में कर चुके हैं, याद करो, 64 बिट हमने पढ़ी थी कि नहीं? नाम क्या था उसका? ध्रुव। खा गए क्या? अगर खा गए तो रिवीजन नहीं बढ़िया है, और नहीं खाए हो तो इसका मतलब बढ़िया से याद किए हो, रिवीजन अच्छा चल रहा है। तो ध्रुव जो 64 थी, इसके पहले हमने उस सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया था, और वो इंडिजीनियस थी, लेकिन उसका और विक्रम से अंतर डिफरेंस क्या है ये समझो। देखो उसका प्रयोग जो है भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है सभी जगह पर किया जा सकता है, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, क्लियर। और यहां पर जो विक्रम का यूज करेंगे 32 का, इसका प्रयोग मुख्य रूप से हम कहां पर? रॉकेट वगैरह में या सैटेलाइट पर प्रयोग करेंगे। तो सीधी सी बात है, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई इकाइयों में हम यहां पर प्रयोग करने जा रहे हैं इस विक्रम का, ठीक है। यह जो विक्रम 32 बिट है, क्लियर बात है, समझ में आया? दूसरी चीज एक और महत्वपूर्ण समझ लो कि भारत में भैया इस सेमीकंडक्टर चिप का या प्रोसेसिंग चिप का विकास तो किया जा रहा है। क्या सेमीकंडक्टर के लिए भारत में कोई मिशन चल रहा है? बोले बिल्कुल। इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है भारत सरकार के द्वारा 2021 से चलाया गया है। याद रखना, आयोग सीधा सीधा प्रश्न उठाकर वर्ष मिलाने के लिए दे देता है, और गड़बड़ करा देता है, कभी कभी वर्ष गड़बड़ कर देता है। तो 2021 में भैया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, और इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ में यह शुरू किया गया था। क्लियर, समझ में आया? दो डेटा महत्वपूर्ण निकले यहाँ से, एक 2021, दूसरा 76,000 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। और उसी के अंतर्गत यहाँ पहल करते हुए आगे क्या हो गया है? हमें विक्रम 32 बिट चिप अभी देखने को मिली है, और इसके पहले हमने देखा था कौन सी भैया? वो ज्यादा लेटेस्ट है, ध्रुव 64। क्लियर। और इसके साथ एक चीज और महत्वपूर्ण है कि भारत में क्या सेमीकंडक्टर का पूरा एनवायरनमेंट या सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। अभी इससे जुड़ी हुई न्यूज भी आएगी, लगे हाथ यही समझ लो पूरा सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक। देखो भारत में यहाँ पर कई जगहों पर प्लांट्स लगाए गए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर गुजरात में शासड़ है जैसे जगह है आपकी, ठीक है। कई जगहों पर गुजरात में 3 से 4 प्लांट लगे हुए हैं। एक कहाँ लगा हुआ है? असम में मोरीगांव में लगा हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा। एक हमारे उत्तर प्रदेश में भी लगा हुआ है, और कंपनी है फॉक्सकॉन। क्योंकि सेमीकंडक्टर के मामले में ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर मोनोपोली एक तरीके से दिखाई देती है ताइवान और चीन जैसे देशों की। अब इनके पास आपको सेमीकंडक्टर के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स समझो क्या होता है? अर्धचालक होते हैं, और वो सारे कहां मिलते हैं? बोले इन देशों के पास मिलते हैं। हम अपने यहाँ पर प्लांट्स लगा करके कम से कम उसकी असेंबलिंग वगैरह तो कर सकते हैं। इस संदर्भ में भारत भैया सेमीकंडक्टर हब बनाना है तो पहले असेंबलिंग वगैरह करना सीखो, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा इन अर्धचालकों का। क्लियर, समझे? और फिर हम सेमीकंडक्टर चिप बनाने लगेंगे। तो अभी असेंबलिंग को लेकर के कई यूनिट्स लगी हैं, जिसमें आपकी गुजरात में कई हैं, और आपकी असम में लगाई गई है, उड़ीसा में लगाई गई है, और उत्तर प्रदेश की जरूर याद रखनी है कहां पर लगाई गई है भैया? जेवर में एक यूनिट लगी हुई है, और फॉक्सकॉन के साथ में समझौता किया गया था, ठीक है। ये हो गई पूरी सेमीकंडक्टर की एक साथ जानकारी एक जगह पर। अब इसी को लेकर न्यूज है विक्रम 32 वाली, जो करंट कंटेक्स्ट है, बिल्कुल ठीक है। समझ में आया? मिशन समझ में आया, प्रयास भारत के समझ में आ रहे हैं। और गुजरात में जो आपका प्लांट लगाया गया, इसके तहत अभी एक आगे देखो, एक पहल, एक इनिशिएटिव चालू हो
चुका है वो सुनने को मिलेगा। तुरंत अब आपका जो भी न्यूज होगी कनेक्ट हो जाएगी बहुत अच्छे से, जो पूरी कहानी यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, इस चिप को तैयार किसके द्वारा किया गया है, तो मोहाली में आपकी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इन्होंने मिलकर इस सेमीकंडक्टर चिप को, जिसका नाम है विक्रम 32, तैयार किया है। इसका प्रयोग कहां होने वाला है बता दिया है, सैटेलाइट्स वगैरह रॉकेट्स यहां पर प्रयोग किया जाएगा। बेसिकली यह जो चिप बनाई गई है ये रक्षा क्षेत्र पर ही केंद्रित रहने वाली है, ठीक है, समझे। और जो ध्रुव 64 थी उसका प्रयोग हम अन्य जितने भी डिजिटल उपकरण है वहां पर कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े अगली न्यूज पर। अगली न्यूज आ रही भैया, एनएसएस ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जारी किया है। देखो भैया, जो कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे जारी किया गया है ये, इसको भी प्रयोग कहां पर करना है, इसको भी प्रयोग मेंस के अंतर्गत करना है। जब जब हम शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित चैलेंजेस लिखते हैं तो वहां चैलेंजेस में हम बताते हैं कि भैया देखो सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में कितना अंतर देखने को मिलता है। क्यों भैया यहाँ पर लोग निजी स्कूलों की ओर क्यों ज्यादा आकर्षित होते हैं, एक तो ये कारण रहता है। दूसरा भैया, जो गरीब आदमी होता है क्यों आखिर निजी विश्वविद्यालय जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहां नहीं पढ़ा पाता है। तो ये रिपोर्ट आपकी बताती है, आप केवल एक तो जनरलाइज करके इतनी बात बोलकर चले जाओ भैया खर्चा बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है वहां पर, है ना, बहुत ज्यादा खर्च आता है गरीब आदमी के ऊपर। तो एक तो ये तरीका है कहने का। दूसरा, इसके साथ आप आंकड़े बता दो, और आंकड़े आप यूज कर सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर जो सर्वे हुआ है एजुकेशन पर, इसके आंकड़े उठाकर यूज करो। इसके आंकड़े बताते हैं कि देखो सरकारी जो स्कूल है यहाँ पर एनरोलमेंट में हिस्सेदारी कितनी है, अभी भी 56% के आसपास यहाँ एनरोलमेंट कराते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि भारत ज्यादातर कहां बसता है, बोले गांव में बसता है, इसीलिए ज्यादातर लोग अभी भी कहां पढ़ते हैं, बोले सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल में कितने भैया, 31.9%, ठीक। लिखते रहना, जो महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके साथ साथ बताया गया है जो एक्सपेंडिचर, सीधी सी बात है, खर्चा ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर आपको बताना पड़ेगा। तो ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहां पर जो औसत व्यय है 8,382 है, कहां पर भैया, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूली शिक्षा पर। वहीं अगर शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, 23,470 हो जाता है। अब देख लो भैया अंतर कितना ज्यादा है। और ये डिफरेंस ही बताता है कि क्यों आखिर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा क्यों प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाता है और क्यों भैया गांव में ही पढ़कर रह जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों का जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वही बियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आप कोट कर सकते हो जब भी आपको चैलेंजेस लिखने हैं एजुकेशन सेक्टर के। पीटी के स्तर पर बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न बनने की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट है भाई, शिक्षा मंत्रालय की है भारत की स्कूली शिक्षा एकीकृत शिक्षा सूचना रिपोर्ट प्रणाली प्लस, ठीक है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस है। अब देखो ये भी मेंस में यूज करना है, कैसे यूज करना है, यहां पर भी क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के जो भी आपके हालात हैं शिक्षा को लेकर के, उस पर यह रिपोर्ट आती है और यह रिपोर्ट जारी की जाती है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि अगर आपको यहाँ पर लिखना है कभी भी किसको लेकर के, बोले जो आपका छात्र है और शिक्षक है, यानी कि जो आपका स्टूडेंट है और टीचर है, इनके रेशियो को लेकर के, प्रति जो छात्र हैं कितने स्टूडेंट होने चाहिए, इस पर अगर आपको आंकड़े बताने हैं, भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बतानी है, तो आप हमारी इस रिपोर्ट को कोट करो। हमने जो डेटा दिया है आप बता सकते हो कि स्थिति वर्तमान समय में क्या बनी हुई है। या आपको अगर ड्रॉप आउट बताना है छात्रों का तो बताओ भैया, इनरोलमेंट बताना है अगर आपको तो बताओ आप, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर बताया गया है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पर बताया जा रहा है कि जो आपका प्रारंभिक स्तर है, ठीक है, वहां पर 15 से 10 हो चुका है। क्लियर, 15 से 10 है और 18 से 13 कहां पर, प्रारंभिक स्तर पर है। फिर आपका मध्य स्तर पर 26 से 17 है और वहीं 31 से 21 माध्यमिक स्तर पर है। तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक अलग अलग आपको छात्र शिक्षक अनुपात दिखाई देता है। समझ में आ गया इस रिपोर्ट के माध्यम से, पढ़कर इतना समझ में आया। दूसरी यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी ये होनी चाहिए कि जो नई शिक्षा नीति आई है हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके माध्यम से बताया गया है औसतन रूप से यह रेशियो 1:30 होना चाहिए, यानी कि 30 छात्रों पर एक अध्यापक का होना जरूरी है। लेकिन यहां पर सीधा सीधा बोल दिया गया है, भैया समझो बात को कि 30 पर तुम कह रहे हो, यहाँ तो 10 पर है, कहीं पर 17 पर है एक, कहीं 21 पर एक है, तो बहुत बेहतर स्थिति में है, ठीक है। तो हमको जब भी छात्र शिक्षक अनुपात पर बताना होगा तो भारत में स्थिति काफी बेहतर पाई जाती है, जो औसतन निर्धारित की गई है, या एक आइडियल स्थिति जो हमारी पॉलिसी के द्वारा निर्धारित की गई है। यहां से ये समझ में आया। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां से निकल कर आती है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब शिक्षकों की संख्या, टीचर की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण यह जानकारी निकल कर आ रही है, इस डेटा को कोट करना है, ये डेटा आप लिखते चलना क्योंकि ये डेटा काम आने वाले हैं, करंट एकदम अपडेटेड डेटा है, मेंस अगर है तो मेंस में भी काम आने वाले हैं। बाकी पीटी के स्तर पर अगर स्टेटमेंट आ गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार ऐसा देश में हो रहा है जब ये रिपोर्ट बताती है कि भैया देश में 1 करोड़ से ऊपर शिक्षकों की संख्या हो चुकी है। फिर यह रिपोर्ट बतला रही है कि देखो महिला शिक्षकों की जो संख्या है वो 54.2% हो चुकी है, 53.3 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 54.2, यानी कि जेंडर इक्वलिटी को भी आप कोट कर सकते हो। जहां पर आप लैंगिक असमानता की बात करते हो तो वहां इस डेटा के माध्यम से
शिक्षा के क्षेत्र में जो लैंगिक असमानता है वो कैसे दूर हो रही है, इस पर आपको बताना है, वे फॉरवर्ड में जब भी लिखना है, ठीक है? या सरकार के प्रयासों में सराहना जब करनी है तो वहां बतलाना है ये, ठीक? उसके बाद लड़कियों का जो इनरोलमेंट है वो भी बढ़ रहा है, कैसे बताया आपने? बताया भैया जो 2023-24 में 48.1 था वो बढ़कर 48.3 हो चुका है। तो इतना जो डेटा महत्वपूर्ण मिला हमें, मेंस के स्तर पर यूज करना है, पीटी के स्तर पर जो जरूरी है, जो हमें पता होना चाहिए, वो हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है? इस रिपोर्ट से बाकी रिपोर्ट को किनारे फेंक दिया। नेक्स्ट आते हैं महिला सुरक्षा पर। देखो भाई, महिला सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक आया है। समझते हैं इसको पूरी कहानी को। भारत में एक आयोग है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, नाम है उसका राष्ट्रीय महिला आयोग। अब इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, पूरी कहानी सुनते हुए फिर आगे आएंगे इस राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक पर जो महिला सुरक्षा पर जारी किया गया है। क्लियर? तो देखो भाई, इसकी जो सूचकांक जारी किया गया है, इसका शॉर्ट एब्रिविएशन भी इन्होंने नारी ही रखा है, ठीक है? नारी क्या है भैया? नेशनल एनुअल जो आपकी रिपोर्ट है, किस पर आई है भैया? नेशनल एनुअल जो रिपोर्ट आई है, नारी उसका शॉर्ट एब्रिविएशन रखा गया है। जारी किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं विजया राहतकर हैं, ठीक है? समझे बात को? अब समझते हैं कि भैया ये आयोग कब आया। तो आपको समझना चाहिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो एक्ट बना था, वो एक्ट आपका आया था 1990 में, और ये आपका कब से आयोग गठित किया गया? तो 1992 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है 1992 में। अगर आपसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पूछेगा, उसका गठन कब हुआ है? तो 1990 में। दोनों चीजें नोट डाउन कर लेना, यहाँ पर कंफ्यूज कराता है, वर्ष गड़बड़ कर देता है और वर्षों के साथ खेल जाएगा और वहां पर एक क्वेश्चन गलती होने का चांस हो जाएगा। अब कंटेक्स्ट पर आते हैं। देखो भैया, इसी आयोग के द्वारा जब रिपोर्ट जारी की जाती है तो इस रिपोर्ट में बतलाया जाता है कि महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहा है, उस शोषण में सबसे ज्यादा शिकार होती हैं वो मौखिक शोषण का, ठीक है? ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा शारीरिक नहीं, मौखिक, यानी कि जो टिप्पणी वगैरह की जाती है। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण और बात की गई कि यहाँ पर भारत का सुरक्षा स्कोर कितना है? 65%। इसको मोटा मोटा ऐसा समझ लो, 10 महिलाओं से पूछा गया, उसमें 6 ने अपने आप को बताया कि ठीक है हम सुरक्षित हैं, 4 सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जो ये सूचकांक बतलाता है, ये समझना महिला की सुरक्षा पर। क्लियर? तो यहाँ 65% का मतलब यही है कि 10 में से ऐसा मोटा मोटा 6 महिलाओं ने सुरक्षित महसूस किया है, और जिसमें सबसे ज्यादा आम जो असुरक्षा है वो उन्हें मौखिक असुरक्षा है, ठीक है? जो मौखिक टिप्पणी का सामना करना पड़ता है। फिर बात करते हैं, इसमें बताया गया है कि महिलाओं ने सबसे सुरक्षित किस जगह पर महसूस किया है, कौन सा जिला है? तो बोले कोहिमा है नागालैंड में, ठीक है? और सबसे असुरक्षित पटना बिहार में, ठीक है? सबसे ज्यादा टिप्पणी कहां पर होती है? बोले पटना पर। और सबसे कम टिप्पणी कहां के लोगों के अंदर है, मतलब सिविक सेंस सबसे अच्छा कहां पर है? कोहिमा के लोगों के अंदर है। क्लियर? तो इतना बस डेटा था जो महत्वपूर्ण था इस रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट के साथ में हमने जो महिला आयोग है जो जारी करता है इसका, उसके बारे में भी थोड़ा समझ लिया, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जरूरी था। नेक्स्ट आते हैं भारत की पहली सेमीकंडक्टर जो आपकी पायलट लाइन चालू की गई है। समझे? पीछे हमने सेमीकंडक्टर वाली इतनी जानकारी डिटेल से क्यों कर ली थी? इसलिए कर ली थी कि जो आपके प्लांट्स लगाए जा रहे थे, उन प्लांट्स में गुजरात के ही सासण में ही एक प्लांट था जो आपका सीजी पावर के द्वारा लगाया गया, जो भारतीय कंपनी है सीजी पावर। अब सीजी पावर के द्वारा भी ये प्लांट लगाया गया। बेसिकली उद्देश्य वही था कि इंडिया का सेमीकंडक्टर जो मिशन है, उसके बाद सेमीकंडक्टर हब के रूप में भारत को विकसित करना है। उसी संदर्भ में एक पायलट लाइन यहाँ शुरू कर दी गई है, और ये भारत की ऐसी है पायलट लाइन जो शुरू की गई है। असेंबलिंग वगैरह होगी अभी शुरुआती स्तर पर, धीरे धीरे हम प्रोडक्शन की ओर भी आगे बढ़ जाएंगे। उद्देश्य यही है। तो समझना होगा कहां पर शुरू हुई है? सासण में शुरू हुई है। कंपनी कौन सी है वहां पर भैया? सीजी पावर है, ठीक है? ये दो देखो महत्वपूर्ण जानकारी थी यहां से जो हमने निकाल ली, पूरी समझ ली एकदम। नेक्स्ट है सूचकांक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है। यहाँ पर एक और आपका ग्लोबल लेवल पर आता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इससे कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, लगे हाथ इसको समझ लो ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडेक्स आता है, ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और यहाँ भारत की रैंक है 71। टॉप करने वाला देश है स्वीडन। देखो भैया, महत्वपूर्ण इंडेक्स है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है? तो यहाँ इसके साथ, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाना, वो है आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और यह है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो जारी किया गया है वो हमारे विद्युत मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया गया है, जिसे सूचकांक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन के साथ मिलकर तैयार किया गया है, ठीक है? तो ये सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले से एकदम अलग है। यहाँ बेसिकली जो मानक बनाए गए हैं, उन मानकों के आधार पर स्कोर दिए गए हैं। जैसे नीति आयोग का आपका देखते हो, वहां पर स्कोर दिया जाता है ना, उसके आधार पर क्या बोला जाता है? अगर आप 60% से अधिक वाले में हो तो अग्रणी में आ जाओगे, 50 से 60% के बीच स्कोर है आपका तो अचीवर्स में आओगे, फिर 30 से 50 में हो तो आप कहां पर भैया? दावेदार में आओगे। तो इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है और इंडेक्स में आपकी रैंकिंग की जाएगी। अब जो ग्रुप 1 है, यहाँ बताया गया है महाराष्ट्र टॉप कर रहा है, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश, ग्रुप 3 में आपका कौन सा है भैया? असम है, और ग्रुप 4 में आपका त्रिपुरा है।
इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कैटेगरी बनाई गई उसमें अग्रणी राज्य में कौन है। तो अग्रणी राज्य में अब संख्या 7 से घटकर 5 ही राज्य बचे हैं। 5 कौन-कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये 5 अग्रणी में आते हैं। 2 भैया अचीवर्स में आते हैं। अचीवर्स में भैया कौन-कौन है? असम और केरल है। मजेदार बात यह है कि अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी कहां पर बैठा हुआ है? यहां बैठा हुआ है भैया दावेदार की श्रेणी में, ठीक है। दावेदार की श्रेणी में कहां है? उत्तर प्रदेश मौजूद है, ठीक। तो ये आपका स्टेट जो एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, इसमें उत्तर प्रदेश आपका दावेदार की श्रेणी, दावेदारों की श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है, ठीक। ये ध्यान रखना है हमें यहाँ पर। क्लियर? जो न्यूज निकल कर आई यहाँ से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वो समझी, और इसके साथ इंडेक्स जो मिलता जुलता था उसको भी समझ लिया। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज नीति आयोग से आ रही है, जिसने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। क्या है भैया स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा? ये बेहद महत्वपूर्ण आ गया। देखो आज कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं जिनका मेंस में खूब यूज कर सकते हैं हम लोग हैं। अर्थात मेंस के स्तर पर कहीं पर आंकड़े वगैरह जब लिखने होते हैं ना, तो जो आंकड़े मिलते नहीं है, ये रिपोर्ट्स जो हैं, ये रिपोर्ट्स ही तो बतलाती हैं कि अब आंकड़े लिखो। जैसे एसडीजी से रिलेटेड जितने एसडीजी हैं, उसमें सारे तो डायमेंशन क्लियर हो जाते हैं। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, कोई डायमेंशन तो बचता ही नहीं है जो कवर नहीं होता है। अब भैया उस पर अगर कोई रिपोर्ट आ गई, नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है कि अपनी समीक्षा कर रहा है वो, कि हमने हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कितना कार्य कर लिया है, कितनी प्रगति की है, ठीक है। इसको लेकर ही जो रिपोर्ट बनाई गई है उसका नाम ही है स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट। और इस स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट का जारीकर्ता अगर पूछा जाएगा तो बता ही दोगे, समझ में कंटेक्स्ट आ गया होगा। अब इसको लेकर जो उसने अपनी उपलब्धियां गिनाई है यहाँ पर, एक एक करके समझ लेते हैं, जिनको प्रमुख रूप से उसने बताया इस रिपोर्ट में। जैसे एसडीजी 1 पता ही होगा, गरीबी से है। हमने यहाँ पर चरम गरीबी पढ़ा था। चरम गरीबी मुक्त हो चुका है कौन सा? बोले केरला। और यहाँ पर बात आ रही है कि एसडीजी 1 पर अर्थात चरम गरीबी का स्तर जो है अभी 16.2 से घट करके कितना हो चुका है भारत में? 2.3% हो चुका है। तो ये हो गई पहली उपलब्धि। चरम गरीबी के मामले में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो घटकर 2.3% हो चुकी है। एक और फैक्ट था यहाँ से कि केरल पूरी तरीके से यहाँ से मुक्त हो चुका है। पहला ऐसा भारत का राज्य बन चुका है। क्लियर? दूसरा कौन सा है भैया? दूसरा एसडीजी 2 भुखमरी पर। तो यहाँ खाद्यान्न उत्पादन पर यहाँ डेटा दिया गया है नीति आयोग के द्वारा कि खाद्यान्न उत्पादन भी देखो 204 मिलियन टन से बढ़कर अब 2023-24 में 332 मिलियन टन पहुंच चुका है। दूसरा ये डेटा, और ये लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। क्यों नोट डाउन कर लेना? क्योंकि ये सारा डेटा आप यूज कर सकते हो पीटी से लेकर मेंस तक के स्तर पर। फिर एसडीजी 5 की बात करते हैं, जहां जेंडर इक्वलिटी की बात आएगी, तो इसमें बताया गया है कि महिलाओं के पास जो भी आपके सरकारी स्थानीय निकाय होते हैं, तो वहां महिलाओं की संख्या 45% से अधिक हो चुकी है। यानी कि 45% से ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति यहां पर होने लगी है। तो संख्या के अनुसार उनकी नियुक्ति लगभग होने लगी है, जो जेंडर इक्वलिटी को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद एसडीजी 6 पर क्या बताया गया है? एसडीजी 6 पर भारत सरकार के द्वारा जो जल जीवन मिशन चलाया गया, हर घर जल जो पहुंचाना है, उसके तहत अब उस जल जीवन मिशन के तहत जो 17% स्थिति थी जल की आपूर्ति की, वो बढ़कर अब कितनी हो चुकी है? 80% हो चुकी है। अर्थात 100 में से जो 17 लोगों को पानी भैया घर तक पहुंचता था, अब 100 में से 80 लोगों को पानी मिलने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और एसडीजी 6 को लेकर के भारत सरकार की प्रतिबद्धता भी दिखाती है यहाँ पर। एसडीजी 7 किससे है? बोले ये तो हमें पता ही है, एनर्जी से है। अब एनर्जी को लेकर आपको बताना है कि हमने क्या टारगेट रखा हुआ है, 2017 तक हम कहां जाएंगे? नेट जीरो पर जाएंगे, और उसके लिए हमें धीरे-धीरे जो फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता है उसको कम करनी पड़ेगी। तो अभी वर्तमान स्थिति यह है कि एसडीजी 7 को लेकर के भारत सरकार ने 47.37 तक अचीव कर लिया है। यानी कि हमने गैर जीवाश्म सोर्स से कितनी ऊर्जा लेनी शुरू कर दी है? 47.37%। समझे बात को? तो फॉसिल फ्यूल से निर्भरता हट जाएगी, क्योंकि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इसका प्रयोग करने लगेंगे। तो ये देखो एक शानदार तथ्य है। एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको यूज करना नहीं आएगा। आप मेंस के स्तर पर इनको यूज तो करो, और पीटी के स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। ये सारी उपलब्धियां पूछी जा सकती हैं, डेटा के साथ खेला जा सकता है, तो एक भी डेटा को यहाँ पर हल्के में नहीं लेना है। फिर एसडीजी 9 जो इनोवेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, तो इसमें भारत सरकार ने या नीति आयोग ने कोट किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। तो भैया कितना महत्वपूर्ण हो गया इनोवेशन इंडेक्स। 2 इंडेक्स आ गए चर्चा ही चर्चा में। तो यहाँ इस रिपोर्ट में एक इंडेक्स बताया गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। यह दिखाया है कि देखो भैया नवाचार को लेकर भी भारत की कमिटमेंट को समझनी होगी। क्यों? क्योंकि एक समय 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? 48 थी। अभी के समय इस इंडेक्स में रैंक 2024 की दी हुई है, तुम 2025 की यहाँ पर लिख लो। 2025 में भारत में और सुधार हुआ है, रैंक में 38वीं रैंक हो गई। यानी कि इनोवेशन को लेकर के या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। तो अभी रैंक वर्तमान समय में अगर पूछी जाए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी करता है विपो, ठीक है, और भारत की रैंक कितनी हो चुकी है?
38 हो चुकी है 2025 वाले में, ठीक। यहाँ 24 की दी हुई है 39 और एक सुधार हो गया है 25 वाले में 38 हो चुकी है, ठीक। तो सारा जो डेटा है, महत्वपूर्ण डेटा है, वो क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पर आते हैं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री है, नेटवर्क लॉन्च किया गया है। क्या है भैया ये? इसके लिए पहले आपको बायो ई3 पॉलिसी समझनी होगी। बायो ई3 पॉलिसी क्या है? देखो, जो भी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आपको एक ई का मतलब है आपका इकोनॉमी, एक है एनवायरनमेंट और तीसरा ई का मतलब है भैया एम्प्लॉयमेंट। अर्थात जो एनवायरनमेंट के सेक्टर में कुछ भी अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हो, उसमें आपको इकोनॉमी ग्रोथ तो जरूरी ही जरूरी है, साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना जरूरी है। तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जो भी आप जैव ईंधन के माध्यम से कुछ भी या जैव तकनीक के माध्यम से कुछ भी प्रयोग करने जा रहे हो, उसके लिए ये बायो ई3 जो है स्कीम लागू की गई थी। और बायो ई3 कब आई थी? 1 साल पहले 2024 में, याद रखना। जो बायो ई3 पॉलिसी लाई गई थी सरकार के द्वारा 2024 में लाई गई थी। इसी से एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत ने एक नया बायो फाउंड्री नेटवर्क बना दिया है, जिसमें 6 संस्थाएं और हैं जो मिलकर काम करेंगी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। बायोटेक्नोलॉजी समझते हो ना? बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ काम करें। अर्थात जैसे कोई एक उदाहरण, जैसे कृषि के क्षेत्र में मान लो इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप क्या कर सकते हो? कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हो, ठीक है? जैसे कीटनाशकों से बचा सकते हो फसल को, फसल के उत्पादन एरिया को बढ़ा सकते हो, सॉरी एरिया नहीं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। जैसे हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड जो सरसों है, ठीक है, उसका प्रयोग, कपास, जेनेटिक मॉडिफाइड जो कपास है, कॉटन है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? सारे के सारे प्रयोग, सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही तो हम यूज कर रहे हैं इनका। तो यहीं पर आपकी पॉलिसी है, आपकी बायो ई3। इसमें आपका क्या हो सकता है? देखो, सीधी सी बात है, इकोनॉमी तो बूस्ट करेगी ही करेगी, साथ ही एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही होगा। इसी संदर्भ में आपकी यह बायो फाउंड्री नेटवर्क बनाई गई है, जिसमें 6 संस्थाएं आपकी मिलकर यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगी और इस फील्ड में आपका काम करेंगे। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट है हमारी न्यूज राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम से। देखो भैया, नेशनल गेम गवर्नेंस एक्ट जो आया आपका, ये 2025 में आता है और 18 अगस्त 2025 को यह पारित हो जाता है। अब इस पर राष्ट्रपति महोदया की अनुमति तो मिल गई है। कुछ इसके अंतर्गत सुधार किए गए हैं क्या? बिल्कुल, कुछ जो सुधार हैं, प्रमुख रूप से परिवर्तन किए जा रहे हैं जो गेम गवर्नेंस को लेकर के, वो यहाँ समझ लेते हैं। जैसे पहला जो परिवर्तन है, यहाँ एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा और ये खेल बोर्ड होगा, एक एपेक्स बॉडी होगी। इसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा और बेसिकली यहाँ के माध्यम से ही आगे खेल प्रशासन के अंतर्गत नीचे जो भी पॉलिसीज बनानी है वो निर्धारित की जाएंगी। नियम बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, वो इस राष्ट्रीय खेल बोर्ड को दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर भैया मान लो खेल वगैरह के संदर्भ में कोई अगर डिस्प्यूट होता है, तो क्या न्यायालयों में उन्हें निपटना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए एक प्रावधान किया गया है कि अब एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा। इस अधिनियम में एक राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जहां पर सारे मामले इस ट्रिब्यूनल में भी निपटाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के जो खेल प्रशासन संबंधी सुधार किए जा रहे हैं, बेहतर करना जरूरी है। इसलिए है कि भारत 2036 के लिए ओलंपिक मेजबानी की अपनी दावेदारी ठोक रहा है और अगर प्रशासन, खेल संबंधी प्रशासन को बेहतर नहीं किया जाएगा, तो ये दावेदारी कैसे मजबूत करेगा? तो उस लिहाज से भी इसको देखने की जरूरत है। और ये देखो, अभी याद रखना, ये जो अधिनियम पारित हुआ है, इस अधिनियम के साथ जुड़ जाएगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे, एक ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के जो आपका नया प्रावधान आता है, ठीक है। जो विज्ञापनों पर रोक लगी हुई है, वहां से कनेक्ट होगा अभी ये, ठीक। शांति से सुनते चलना। अभी केवल अधिनियम एक पारित कर दिया गया है जो गेम से रिलेटेड गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं जो आयकर संशोधन। आयकर संशोधन पर क्या बवाल हुआ देखे होगे कि आयकर अधिनियम लेकर आई पहले सरकार, तो बहुत विरोध किया गया भैया। विरोध क्योंकि बहुत सारी ऐसे उसमें लूप होल्स थे जहां पर परिभाषाएं स्पष्ट नहीं थी, जिसके लिए सरकार ने क्या कर दिया भैया, अपने उस अधिनियम को वापस ले लिया। पिछली साल जो अधिनियम लेकर आई 24 में, उसको वापस लिया और 25 में उसने क्या किया, दोबारा से संशोधित करके पारित कराया है, ठीक है। तो दोबारा से पारित हो चुका है और जो लागू होगा, कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। ध्यान रखना, कब से लागू होने जा रहा है? अगले फाइनेंशियल ईयर से ही तो लागू होगा और फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है? 1 अप्रैल 2026 से। और इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? 21 अगस्त 2025 को इसको मंजूरी मिल गई। बात दूसरी पूछी जा सकती है कि अब ये किसको रिप्लेस करने वाला है? तो जो आईटी एक्ट 1961 का है, काफी पुराना कानून है, तो उसे सरलीकृत करना भी जरूरी था। वर्तमान स्थितियों के अनुसार कई परिभाषाएं, कई आपको प्रोविजंस चेंज करने की जरूरत थी, जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है और इसलिए यह आईटी एक्ट 1961 को रिप्लेस करने वाला है। ये महत्वपूर्ण है, इसको देखो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देकर के कि यह किस वर्ष के आईटी एक्ट 1961 को रिप्लेस करने जा रहा है।
नेक्स्ट कुछ इसमें जो प्रोविजन किए गए हैं उनको एक बार नजर दौड़ा लेना। जैसे असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर में परिवर्तित कर दिया गया है। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए निर्माण के पहले जो ब्याज पर छूट मिलेगी, पहले यही परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, ठीक है। उसके अलावा जैसे डिजिटल प्रूफ को मान्य कर दिया गया है, या फिर भैया आपका धार्मिक, शैक्षणिक और चिकित्सा जैसे कार्यों में भी टैक्स से छूट मिलेगी। पहले मात्र धार्मिक कार्यों में ही मिलती थी, टैक्स फ्री हुआ करते थे। तो ऐसे कई सारे प्रोविजन है। ऑडिटिंग वगैरह है, अब विभाग जाना नहीं पड़ेगा, घर से ही मतलब डिजिटल ऑडिटिंग हो सकेगी, तो यहाँ मुक्ति मिल गई। नहीं तो लाइसेंसिंग वगैरह या इंस्पेक्टर राज में ही फंसा रहता था व्यक्ति। तो अब ये सारे नियमों में जो सरलीकरण किया गया है, डिजिटलाइज किया गया है नियमों को वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, तो यही आपका आईटी एक्ट में संशोधन है। जो संशोधन किया गया है ये किसको रिप्लेस करने जा रहा है? आईटी एक्ट 1961 को। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। राष्ट्रपति की मंजूरी इस पर कब मिली है? 21 अगस्त 2025 को। क्लियर? तो इतनी इंफॉर्मेशन यहां से जरूरी थी जो हम लोगों ने निकाल ली है। नेक्स्ट कौन सा अधिनियम आया है? तो बहुत सारे देखो अधिनियम है आज वाली न्यूज में। अगला अधिनियम है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एंड विनियमन, यानी कि ऑनलाइन गेम को लेकर के संवर्धन मतलब प्रमोट करेगी, और विनियमन, विनियमन का क्या मतलब है? रेगुलेट करेगी। तो भैया सरकार कैसे प्रमोट कर रही है? प्रमोट में बताया था ना पीछे, जो हम लोगों ने अभी गेमिंग गवर्नेंस एक्ट पढ़ा ना, जो नेशनल गेमिंग गवर्नेंस एक्ट है वो यहाँ से कनेक्ट होगा। कैसे? यहाँ सरकार प्रमोट ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन गेम है, जैसे सट्टा समझो, अब सट्टा को सरकार रोकना चाहती है, क्योंकि सट्टा को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने कमेंट किया। डब्ल्यूएचओ का क्या कमेंट आया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गेमिंग डिसऑर्डर बढ़ रहा है। इसके चलते लोग क्या हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में एक तो आर्थिक क्षति हो रही है उनको, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। तो लोग गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। अब इस गेमिंग डिसऑर्डर के चलते भारत सरकार को भी कुछ तो प्रयास करना ही था। भले ही इसका नुकसान हो जाए, लेकिन लोगों की जान से बढ़कर तो होती नहीं है कोई भी चीज, है ना। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पर रेगुलेट किया, और रेगुलेट के साथ साथ बोले ऑनलाइन गेमिंग ऐसा नहीं बंद कर देंगे, इस फील्ड में बहुत एम्प्लॉयमेंट भी है, भारत को क्षति हो सकती है, तो इसमें कुछ प्रमोट भी करेंगे। और प्रमोशन का क्या तरीका अपनाया है पहले जानते हैं। उससे पहले रेगुलेशन को देख लेते हैं कि रेगुलेशन में बोला गया सरकार ने कि हम देखो जितने विज्ञापन है यहाँ पर, ठीक है, उससे जुड़े हुए जो भी आपके रियल मनी गेम्स है, एग्जांपल के तौर पर जैसे रमी हो गया, ठीक है, या ड्रीम 11 हो गया, तो ऐसे सारे जो गेम हैं जो आपके रियल मनी गेम से, सट्टा से जुड़े हुए होते हैं, उन पर विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है इस कानून के माध्यम से। तो ये विधेयक आएगा, और ये कानून जो है लाने के पश्चात अब कोई भी आपको विज्ञापन इस तरीके का नहीं देखने को मिलेगा। अगर कंपनी कोई विज्ञापन लाती है ना, नहीं मानती सरकार की बात, तो उसको जेल होगी और 50 लाख तक का जुर्माना होगा। तो 2 साल की कैद है यहाँ पर, या 50 लाख जुर्माना है। और अगर नियमों का उल्लंघन कोई कंपनी करती है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, और बार बार नहीं मान रही है तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, समझे? तो ये इसके प्रोविजन है जो कैसे रेगुलेट करती है। दूसरा प्रोविजन ये है कि कैसे प्रमोट करेगी। अब खाली रेगुलेट तो कर नहीं सकती कि ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बंद कर दे, तो प्रमोशन के स्तर पर उसने ई स्पोर्ट की बात की है, यानी कि जो ऑनलाइन स्पोर्ट है उन्हें ई स्पोर्ट की कैटेगरी में डाला जाएगा। और ई स्पोर्ट में वही सारे गेम आएंगे जो आपका नेशनल गेम गवर्नेंस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होंगे। ध्यान रखना, बोला था ना वहां से जुड़ेगी बात, वहां से ऐसे ही जुड़ रही है। जो अधिनियम आया उस अधिनियम के अंतर्गत जो पंजीकृत होंगे, मतलब जो बोर्ड बनाया जाएगा उसके अंतर्गत जो पंजीकृत होंगे गेम, वही आपके ई स्पोर्ट के अंतर्गत आएंगे। जैसे स्कूलों में अगर स्पोर्ट खिलाया जाता था तो क्या कहा जाता था, भैया आ जाओ सारे के सारे, एक कोई एंट्री फीस या कुछ भी ऐसे रख दिया जाता था, और जो टॉप 3 होते थे उन्हें पुरस्कार दे दिया जाता था। तो बस ऑनलाइन गेमिंग क्या है, घर बैठ के खेलना है तुमको ऑनलाइन गेम, बोले ठीक है। जो स्पोर्ट है ई स्पोर्ट, उनके लिए एक मिनिमम सी फीस कोई रख दी जाएगी, मान लो 20 रुपए 50 रुपए, तो सरकार खिलाएगी बढ़िया से, ठीक है, कंप्लीट कराएगी एकदम हेल्दी कंपटीशन, और उसमें जो जीतेगा तो टॉप 3 रैंकिंग टाइप से देकर के पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन गेमिंग ई स्पोर्ट का जो आगे आयोजन करने जा रही है सरकार, ठीक है। जो इस अधिनियम के पश्चात कैसे प्रमोट कर रही है, कैसे रेगुलेट कर रही है, दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अधिनियम खान एवं खनिज। देखो माइंस, जो आपका माइंस एंड मिनरल्स एक्ट आया है, इसमें क्या संशोधन किया गया है, क्योंकि ये पहले से मौजूद है, संशोधन किया जा रहा है, अर्थात 2023 में सरकार पहले संशोधन कर चुकी है। 1957 का जो अधिनियम था, जो माइंस एंड मिनरल्स था, उसको 2023 में संशोधन कर दिया था एक बार, लेकिन अब पुनः से इसका संशोधन किया जा रहा है। तो अब आपके लिए जरूरी हो जाता है भैया ये संशोधन जो किया जा रहा है इसमें क्या क्या परिवर्तन किए हैं। अगर परिवर्तनों को लेकर के आपसे प्रश्न बना दिया गया तो बिल्कुल आसान भाषा में समझो। देखो भाई, भारत में माइंस और मिनरल्स का अन्वेषण बहुत जरूरी है। इसमें किसकी मोनोपोली है देखी जाए तो चाइना की पूरी मोनोपोली है। इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था को ही वैश्विक स्तर पर कौन आगे लीड कर रहा है, बोले यही अमेरिका और चाइना जैसे देश ही। कारण क्या है, ये अपने यहाँ पर माइंस और मिनरल्स का एक्सवेशन करते हैं अच्छे से, और करते हैं साथ में क्रिटिकल मिनरल्स का भी। देखो कौन है उसमें भी, कौन अग्रणी है, बोले यही देश नजर आते हैं। तो बहुत जरूरी है भारत में कि इसके लिए थोड़ा सा आसान किया जाए। जो कंपनीज वगैरह इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, माइन और मिनरल के एक्सकेवेशन से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए थोड़ा सा नियम कानूनों को आसान किया जाए। और 57 का जो आपका कानून था इसको सरलीकृत किया गया 2023 में, लेकिन फिर भी अभी कुछ बातें रह गई थी, तो उसमें सुधार करना जरूरी था। वही सुधार जो किया गया है वो सुधार खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन 2025 के माध्यम से किया गया, जहां जिसको 22 अगस्त 2025 में राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई है। क्या सुधार किए गए हैं आओ देखते हैं इस अधिनियम में। सबसे पहला है
है, जो आपका राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण जो ट्रस्ट बनाया गया था, उस ट्रस्ट का नाम बदल दिया, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट कर दिया। बोले खाली विकास जोड़ दिया क्या? बोले नहीं, विकास के साथ साथ कोई प्रयोजन भी किया है, धरातल पे विकास दिखाई देगा। क्या बोले? देखो बोले विकास चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, तो लो नाम बदल के विकास जोड़ देते हैं। तो इतना कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ किया है। ये जो एक रॉयल्टी योगदान होता है, सरकार रॉयल्टी कंट्रीब्यूशन करती है निधि का निर्माण, तो वो 2% से बढ़ाकर अब 3% कर दी है, पहला प्रावधान, ठीक है? तो यही 3% आगे जब भी माइंस या मिनरल्स के एक्सकवेशन होता है, वहां पर ये प्रयोग होता है, ठीक है? तो बढ़ा दी सरकार ने। दूसरा प्रमुख काम क्या किया है? दूसरा प्रमुख है आपका जो गहन स्थिति और महत्वपूर्ण खनिज हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और रेयर, इनके लिए जो पट्टा धारक हैं, इनको 10% और 30% तक का क्षेत्र विस्तार की अनुमति। ये क्या भैया क्षेत्र विस्तार? इसको आसान भाषा में समझो, जैसे एक क्षेत्र था जहां पर ये माइनिंग कर रहे थे, माइंस वगैरह एक्सकवेशन कर रहे थे। बोले सरकार ने कहा अगर तुम निकिल या कोबाल्ट इस तरीके के मिनरल्स को आप एक्सकवेट करते हो, तो भैया मान लो यहाँ पर आप जैसे एक्सकवेट कर रहे हो, खनन कर रहे हो, इसके बगल में भी मान लो एरिया है जहां पर आपको लग रहा है कि ये मौजूद है माइंस या मिनरल्स, तो आपको 10% क्षेत्र विस्तार की परमिशन रहेगी, ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्ट में। और दूसरी बात है, अगर आप रेयर मिनरल्स का, यानी कि अगर आप रेयर मिनरल्स को अगर एक्सकवेट कर रहे हो, तो आपको 30% तक की अनुमति दी जाती है। पहले क्या रहता था, जितना एरिया आपको लाइसेंसिंग दे दी गई है उतने पर ही उत्खनन कर सकते हो, लेकिन अब क्या हो गया है, बोले 10% तक इस मामले में और 30% तक आप रेयर जो मिनरल्स हैं इस मामले में एक्सकवेट कर सकते हो। तो क्षेत्र बढ़ा दिया, क्षेत्र बढ़ा दिया, तो इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल, कंपनी खुश हो जाएगी। तो पहला प्रोविजन समझ में आ गया। दूसरा आ गया होगा, तीसरा क्या है भैया? तीसरा है जो कैप्टिव खनन है, इसमें बिक्री पर 50% की सीमा हटा दी है। अब इसको समझना थोड़ा सा आसान भाषा में, जैसे एग्जांपल के तौर पर टाटा को ही ले लेते हैं। टाटा कोई उसकी जगह है जहां पर वो माइनिंग करती है, उसकी एक टाटा कंपनी है जिसमें वो प्रयोग करती है, क्योंकि भैया टाटा की ही वो जगह है। अपनी ही जगह पर अगर कोई भी कंपनी पहले एक्सकवेशन करती थी किसी भी माइन मिनरल्स का, तो बोले वो प्रयोग कर सकती थी मात्र 50% बाहर बेचने के लिए, 50% उसको अपनी ही किसी कंपनी में प्रयोग करना होता था, ठीक है? तो ये कैप लगा रखी थी सरकार ने, इस कैप को हटा दिया है। बोले अगर, और यही कहलाता था कैप्टिव खनन, ठीक है? कैप्टिव माइनिंग समझ में आई? तो ये कैप्टिव माइनिंग जो है सरकार ने हटा दी है। बोले भले ही तुम अपनी जमीन पर एक्सकवेशन करते हो और वो पूरा का पूरा अगर तुम बाहर बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, कोई बात नहीं, आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक तरीके से तीसरा शानदार प्रोविजन है जिसके माध्यम से सरकार ने यहाँ पर संशोधन किए हैं कुछ, और माइन एंड मिनरल्स एक्ट या इसके डेवलपमेंट या इसके रेगुलेशन को थोड़ा आसान बनाया है, ताकि हम भैया मिनरल्स वगैरह, अब मिनरल्स वगैरह में एक तो प्रश्न यहाँ से खूब आता है अपने पास में कि कौन सा देश, कौन सा राज्य प्रोडक्शन के मामले में पहले पर है, रिजर्व के मामले में, ये तो एकदम रट्टा मारी लेते हो, ये हम लोग रट भी लेंगे, ठीक है? जब पीटी आएगा नजदीक तो वहां पर रट डालेंगे इसको। साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई अधिनियम अगर आया है इससे जुड़ा हुआ, तो इस पर भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके प्रोविजन को लेकर के एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। और अब हो गई क्लैरिटी कि माइंस एंड मिनरल्स जो एक्ट आया है इसमें कौन कौन से प्रोविजन है और क्यों यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, ठीक है? बोले चाइना जैसे देशों को अगर कंपीट करना है और अगर वैश्विक गुरु बनना है, तो ये सारे प्रावधान आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? अब प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गया, उन्होंने कर दिया भाई सुधार जो जरूरत लगी उन्हें, क्लियर? दूसरी बात और कौन सी है? अगली न्यूज़ कौन सी है भाई? अगली न्यूज़ है भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक। ये क्या है भैया? इसका सीधा मतलब समझो कि ये जो मैनेजमेंट के मामले में जो इंस्टीट्यूट हैं, आईआईएम्स हैं, इनके मैनेजमेंट को लेकर के सुधार किया गया है। और ये सुधार होते ही नॉर्थ ईस्ट में आपका असम का जो पहला आईआईएम है, इसकी स्थापना हो जाएगी। इसके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो जैसे ही विधेयक पारित होता है, तो इसकी चर्चा बहुत होती है कि असम में जो आईआईएम है, अब पहला आईआईएम खुल जाएगा, उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका है, इसमें सुधार करते ही। क्लियर? समझ में आया? तो कहां खुलने जा रहा है आईआईएम? कहां खुलेगा भैया? मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट है, असम में खुलने जा रहा है। नाम होगा उसका आईआईएम गुवाहाटी, ठीक है? दूसरी एक चीज और महत्वपूर्ण यहाँ से जानकारी ध्यान रखनी है कि अगर कहीं मान लो थोड़ा फिरकी ले लिया, फिरकी लेकर पूछा कि नॉर्थ ईस्ट का पहला जैसे उसने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट का पहला आईआईएम खुल जाएगा, तो ध्यान रखना है, नहीं, नॉर्थ ईस्ट का पहला नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का दूसरा है। पहला कौन सा है? बोले पहला है आईआईएम शिलांग, जो मेघालय में है। तो पहला नॉर्थ ईस्ट का आईआईएम शिलांग ऑलरेडी मौजूद है, यह नॉर्थ ईस्ट का दूसरा और असम का पहला होने वाला है, जो इस विधेयक के पश्चात खोलने के लिए मार्ग जिसका प्रशस्त हो गया है। क्लियर? आईआईएम गुवाहाटी, ठीक है? वर्तमान समय में देश में कितने हैं आईआईएम? 21 आईआईएम वर्तमान समय में मौजूद हैं। साथ ही भारत सरकार जल्दी ही अपना आईआईएम कैंपस कहां पर खोलने वाली है? तो ध्यान रखना है, दुबई में खोलने जा रही है। इतनी जानकारी जो भी महत्वपूर्ण थी वो सारी यहाँ पर डिस्कस कर ली हम लोगों ने इस न्यूज से, और बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है। तो कौन है प्रधानमंत्री? राबुका जी हैं। तो ये भारत आए हैं और भारत में 7 प्रमुख समझौते किए हैं। साथ ही फिजी देश कहां पर है ये तो पता ही होगा ना, कि नहीं पता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया जब देखते हो ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसके नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहीं पर फिजी आइलैंड आपको मिल जाएगा।
2 साल पहले यहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे और फिजी के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार भी लेकर आए थे। अभी फिजी के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ भारत सरकार के साथ 7 समझौते किए हैं। प्रमुख समझौते जो हैं वो आप मेंस के स्तर पर प्रयोग करते हो। पीटी के स्तर पर फिजी की लोकेशन, कम से कम ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ी पता होनी चाहिए। यह देखो ओशिनिया के अंतर्गत आते हैं सारे के सारे जो आइलैंड हैं, और फिजी जो है आपका मेलानेशिया में आता है, ठीक है। और यहाँ देखो प्रमुख रूप से जो विभाजित किया जाता है इस पैसिफिक ओशियन में, जो द्वीप समूह हैं, उसमें एक आपने सुना होगा माइक्रोनेशिया। तो माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? छोटे-छोटे। जो छोटे-छोटे द्वीप समूह हैं, उन्हें माइक्रोनेशिया का पार्ट माना जाता है। फिर दूसरा पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या है? बहुत सारे ग्रुप, ठीक है? तो वो पॉलिनेशिया के पार्ट होते हैं। और तीसरा है मेलानेशिया, जो हम फिजी की बात कर रहे हैं, फिजी कंट्री जिसकी बात कर रहे हैं, ये मेलानेशिया में आता है। इसमें कई सारे द्वीप हैं जैसे इसके साथ, जैसे न्यू गिनी आप जानते होंगे, या फिर आप सोलोमन जानते होंगे, या फिर फिजी की बात करते हैं, तो ये सारे किसमें आ रहे हैं? बोले मेलानेशिया। और ये नाम क्यों पड़ा? मेले, मेले देखो मेलानिन से लिया गया है। मेलानिन क्या होता है? बोले ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ ज्यादातर लोग जो थे, उनके कलर के बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया मेलानेशिया। तो मेलानेशिया का जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा, फिजी देश है, ठीक है। तो फिजी देश के ही प्रधानमंत्री साहब जो हैं भारत आए हुए हैं। इन्होंने वॉइस ऑफ ग्लोबल जो साउथ सम्मेलन है इसकी भी सराहना की, क्योंकि भारत यहाँ पर लीड कर रहा है। और वॉइस ऑफ ग्लोबल का जो चौथा सम्मेलन हुआ था, पता होना चाहिए, उसको अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई थी, 2023 में जो हुआ था। और ये वॉइस ऑफ जो ग्लोबल साउथ है, ये समिट कब आया? बोले 2020 में आया था, और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, ठीक है। और इसको तो जानते होंगे, वॉइस ऑफ जो ग्लोबल, ये ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट कहां से आया? देखो ग्लोबल साउथ ऐसे कुछ नहीं है, आप ऐसे समझना कि जब आप वर्ल्ड मैप बनाओगे, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में आपको साउथ के कंट्री के लिए ऐसे समझो एक काल्पनिक बर्न्ड रेखा एक डाली जाती है, और ये बर्न्ड रेखा बताती है कि मिडिल क्लास, अगर देशों में भी मिडिल क्लास देश, जैसे इसमें अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, साउथ के हो गए, दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्र हो गए, तो ये एक समझो मिडिल क्लास। और ऊपर कौन सा है? रिच क्लास है, ठीक, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। इसको लेकर के एक लाइन, काल्पनिक लाइन बनाई गई। वो काल्पनिक लाइन के नीचे जो है वो ग्लोबल साउथ है। वैसे तो भारत कहाँ आता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। लेकिन ये सारे के सारे देश कहाँ आ जाएंगे? बोले जो डेवलपिंग टाइप वाले हैं, वो आपके ग्लोबल साउथ के रूप में जाने जाएंगे। और ग्लोबल साउथ के ही नेतृत्वकर्ता के रूप में ही जो भारत है नजर आता है, ठीक है। तो भारत यहीं पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन होता है, क्लियर। तो इसी की सराहना की जाती है फिजी के द्वारा, ठीक है। और याद रखना, जो ग्लोबल साउथ की जो परिकल्पना दी गई है, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं इसका हिस्सा है, ठीक। भले ही साउथ में है, लेकिन इस ग्लोबल साउथ जो काल्पनिक रेखा है, इसके बाहर रखा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ये अलग से ध्यान से ये बताया है, एकदम जरूर नोट डाउन कर लेना इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है जनजातीय कार्य मंत्रालय से। देखो भाई, यहाँ पर आदि कर्मयोगी अभियान चालू किया गया है। आदि कर्मयोगी अभियान क्यों चालू किया गया है? सीधा समझ में आ रहा होगा कि ट्राइबल जो कम्युनिटी है, इनके एक तरीके से संवर्धन के लिए ये प्रोग्राम लाया गया होगा। तो यहाँ जो टारगेट है क्या है? देखो यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि 1 लाख जनजातीय गांव लिए जाएंगे, जहां 20 लाख चेंज लीडर्स को संगठित किया जाएगा। यानी कि हम 20 लाख चेंज लीडर संगठित करेंगे, और 1 लाख जनजाति जो प्रधान गांव हैं, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज्यादा है जिन गांवों में, उसको हम क्या करेंगे भैया? एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है, चाहे एजुकेशन की, हेल्थ के फील्ड में हो, सभी फील्ड में जो दुनिया से कटी हुई रहती है, उसको दोबारा से मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस संदर्भ में ही जनजाति मंत्रालय के द्वारा जो अभियान चालू किया गया है, इसका नाम है आदि कर्मयोगी। और आदि कर्मयोगी से कंफ्यूज मत होना, एक मिलता जुलता नाम है मिशन कर्मयोगी। पता है ना कि नहीं? तो ये जो मिशन कर्मयोगी है, ये कब आया था? बोले ये 2020 में आया था, और ये बेसिकली जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, इनको प्रशिक्षित करता है, ठीक है। तो इनको प्रशिक्षण करने के संदर्भ में ही आपका मिशन कर्मयोगी चालू किया गया था, और ये है आदि कर्मयोगी। और आदि कर्मयोगी कब आया है? जनजाति गौरव दिवस पर आया है। देखो जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं? लगे हाथ समझ लो, 15 नवंबर को हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। बिरसा मुंडा जी की यह जन्मस्थली है, यहीं पर मुंडा विद्रोह पता होना चाहिए। तुरंत इतिहास की इंसिडेंट में घुस जाया करो। जैसे बिरसा मुंडा जी की उनकी जन्म तिथि है, उसकी याद में ही हम लोग जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं 15 नवंबर से। तुरंत यहाँ से घुस गए बिरसा मुंडा विद्रोह पे। तो मुंडा विद्रोह जो था कब आया था? 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह आता है। बेसिकली छोटा नागपुर का क्षेत्र होता है, और जो लीडर कौन होते हैं? बिरसा मुंडा साहब होते हैं। अंग्रेजों की ही जो औपनिवेशिक नीतियां होती हैं, उनका विरोध कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, जहां पर मुंडा विद्रोह हुआ, यही लीड करने वाले जो लीडर थे इनके, ट्राइबल कम्युनिटी के, बिरसा मुंडा साहब थे। उनकी ही याद में जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 नवंबर को मनाते हैं। और इसी दिन हमने शुरू कर दिया है आदि कर्मयोगी। आदि कर्मयोगी का टारगेट क्या है कि
550 जिले पकड़े जाएंगे, जहां 1 लाख जनजाति गांव हैं, उनको हमें क्या करना है, एम्पावर करना है। इसके लिए हमें 20 लाख जो लीडर हैं वो तैयार करने पड़ेंगे, जो सरकार के साथ मिलकर के सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। जो भी हम ट्राइबल कम्युनिटी से जोड़कर चालू कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम ला रहे हैं स्कीम्स वगैरह, उनको इंप्लीमेंट करना है, पहुंचाना है लोगों तक। जागरूकता ही नहीं है, लाखों स्कीम्स पन्नों पर धरी हुई हैं, लेकिन जिनकी जानकारी नहीं होगी तो उनको फिर इंप्लीमेंट आप कैसे करोगे? उसके लिए सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। नेक्स्ट चलते हैं अगले कदम पर। अगला कदम है केरल से आ रहा है, और केरल को पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। देखो भैया, केरल ही बना है पहला पूरी तरीके से, पीछे क्या हम लोगों ने पढ़ा था, पूरी तरीके से चरम गरीबी से मुक्त हो चुका है, और केरल यहां पर आ चुका है, पूरी तरीके से डिजिटल साक्षर हो चुका है। और ये केरल में सरकार ने योजना चलाई, डिजी केरल परियोजना। लक्ष्य ही था कि केरल को पूरी तरीके से डिजिटल करना है। साक्षरता में तो सबसे आगे रहता ही है, अब हम डिजिटल साक्षरता में भी सबसे ऊपर हो गए, यानी कि अब हम डिजिटली सारे व्यक्ति जो है डिजिटली जुड़ गए हैं सरकार के साथ में, ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू मजेदार आया कि केरल में 104 वर्षीय एक प्रतिभागी हैं, अब्दुल्ला मौलवी वाकवी, इन्होंने भी इस प्रशिक्षण को पूरा किया, क्योंकि सभी को प्रशिक्षित करना जरूरी है कि भैया मोबाइल चलाना तो आना चाहिए, सभी को इतना प्रशिक्षण जरूरी है। या फिर सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का अगर डिजिटलाइज तरीके से प्रयोग करना है, यूपीआई चलाना है भाई, तो यूपीआई चलाने के लिए पहले उनको ट्रेंड करना पड़ेगा। तो केरल सरकार ने जो 104 वर्षीय प्रतिभागी थे, अब्दुल्ला मौलवी वाकवी, इनको भी प्रशिक्षण दिया और इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। इसके साथ ही केरल हो गया है पूरी तरीके से डिजिटली साक्षर जिला। क्लियर, समझ में आया? और देखो, रूट कॉज अगर आप पकड़ लोगे, यानी कि सबसे ज्यादा डिजिटल अगर आपसे पूछा जाए, असाक्षरता, ठीक है, यानी कि इलिटरेसी कहां पर है? गांव में है। तो गांव में इसके लिए सबसे बढ़िया क्या हो सकता है तरीका? जो पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं, अगर ये काम करें, जिसकी गांधी जी भी वकालत करते थे कि आप क्या करो, बॉटम टू अप काम करो, तो केरला में यही किया जाता है कि बॉटम स्तर से नीचे ग्राउंड के लेवल पर आप डिसेंट्रलाइज करो पावर को, पंचायतों को अधिकार दो, नगर निकायों को अधिकार दो, और वो यह प्रयास शुरू करें, ठीक है। तो उन्होंने यह कोशिश की, तो सही मायने में रूट में जहां पहुंचनी चाहिए वह कोई भी स्कीम है, अब डिजिटल सही मायने में जिसको करने की जरूरत है, शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित होकर रह जाता है, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ जाते हैं। बॉटम टू अप के साथ जाओगे तो क्या होगा भैया, पहले ग्रामीण क्षेत्र में जरूरी है, तो पंचायतों के माध्यम से जब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अगर डिजिटली साक्षर कर दिया जाएगा, तो शहरी क्षेत्र में तो स्वतः जागरूक होते हैं, है ना, बेहतर तरीके से अपने आप को वो जागरूक कर सकते हैं, इतना डिजिटलाइज कर सकते हैं, स्कीम्स से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो केरल सरकार ने यही प्रयास किया है, और उसके अंतर्गत केरल को यह उपलब्धि मिल चुकी है, भारत के पहले पूर्ण डिजिटल साक्षर जिले के रूप में, या राज्य के रूप में, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली है मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण। देखो भाई, ग्रीनफील्ड हाईवे पीछे हम पढ़ चुके हैं, कॉरिडोर, कहां कॉरिडोर बना था? बोले मध्य प्रदेश के इस रीजन में, जबलपुर वाले, भोपाल और जबलपुर के बीच में 15,000 करोड़ रुपए के साथ 255 किलोमीटर लंबा जो है ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जा रहा है। इसमें 4 हमने देखे थे जो टाइगर रिजर्व है, इनको जोड़ा जा रहा है। कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, ठीक है। इन अभ्यारण्यों को जोड़ा जाएगा, टाइगर एक कॉरिडोर का विकसित किया जाएगा, वही न्यूज है, पीछे देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट है भैया मराठा सैन्य परिदृश्य। अब ये न्यूज भी हम लोग जब आई दृष्टि कर रहे थे, तो बहुत सारी न्यूज अब वो आएंगी जो हमने कवर की हैं, क्योंकि कुछ जो न्यूज होंगी जुलाई के बाद की, वो तो यहाँ आपकी सिमिलर ही बनेगी ना, तो उनको स्पीड में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अब। जैसे मराठा जो सैन्य परिदृश्य है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुका है। पता होना चाहिए कि यूनेस्को के द्वारा जो हेरिटेज आपकी शामिल की जाती है, उसमें 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं। पहली कौन सी रहती है? एक हमारी कल्चरल होती है, ठीक है, एक नेचुरल होती है, एक मिक्स्ड होती है। तो इस आधार पर वर्तमान समय में भारत में कितनी हो चुकी हैं? भारत में कुल हो चुकी हैं 44, और 44वीं कौन सी आई है? बोले मराठे के जो किले हैं, उन सारे 12 किलों को मिलाकर के एक ही हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है। 12 के 12 किलो को एक ही हेरिटेज के रूप में शामिल कर दिया गया है, और इस आधार पर जो कल्चरल हैं वो हो चुकी हैं 36, ठीक है। और नेचुरल कितनी है भैया? नेचुरल 7 हैं, और एक मिक्स्ड है कंचनजंगा वाली, ठीक है, समझे बात को? तो ये हो गई टोटल, टोटल कितनी हो गई? 44। 44वीं कौन सी बनी है? बोले मराठा जो किला परिदृश्य है, ये 44वीं हेरिटेज के रूप में यूनेस्को में शामिल हो चुका है। ये न्यूज थी, हमारी पूरा कंटेक्स्ट था। नेक्स्ट है बैराबी सैरांग रेल लाइन, क्यों महत्वपूर्ण है समझो भैया। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में क्या होता है, भारत का नॉर्थ ईस्ट का आपने ऐसे बनाया शॉर्ट में, और यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे सॉरी जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? तो ये आपको जितने भी राज्य हैं, अब यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो लेकर आ गए हो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी सही मायने में तो लागू तब होगी ना, तब इनको कनेक्ट करो आप भारत के शेष क्षेत्र से। क्लियर? तो भारत के शेष क्षेत्र से जोड़ने के लिए ही यह जो रेल लाइन है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर आपको जो एक राज्य दिख रहा है मिजोरम, अब मिजोरम में अभी तक कोई रेलवे लाइन नहीं थी, कनेक्टिविटी ही नहीं थी रेल लाइन को लेकर के। तो उस संदर्भ में बैराबी सैरांग रेल लाइन है, ये कहां पर जोड़ रही है? बोले मिजोरम को जोड़ रही है, और मिजोरम में पहली बार ऐसा हो जाएगा कि वह भारतीय रेल नक्शे से जुड़ जाएगा, ठीक है। और पुलों की संख्या यहाँ पर जैसे 196 है, ऊंचाई 104 है, ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है इसका नाम, नाम क्या है? बैराबी सैरांग रेल लाइन।
दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी है कि यह राज्य या राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नक्शे से जुड़ जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये हो गई। तीसरा, इसकी लंबाई कितनी है? 51.38 किलोमीटर इस रेल लाइन की लंबाई है। क्लियर? तीन जानकारी महत्वपूर्ण तरीके से निकल कर आई कि क्यों जरूरी है भैया रेल लाइन, क्योंकि पहली बार राजधानी आइजोल जो है भारतीय रेल नक्शे पर जुड़ने जा रही है इस रेल लाइन के माध्यम से। इस रेल लाइन का नाम क्या है? बैराबी सैरोंग रेल लाइन, और इसकी लंबाई कितनी है? 51.38 किलोमीटर। ठीक है, अगली न्यूज पर चलें। अगली न्यूज स्वच्छ सर्वेक्षण, इसको कल ही डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। अगर ध्यान हो, क्या किए थे? जब हम लोगों ने देखा था कि भैया लोग इंदौर इंदौर चिल्ला रहे थे, बाहर हो गया, लेकिन उनको बताना चाहिए कि सुपर स्वच्छ लीग नई शामिल हुई है, जिसमें अगर आप पिछले 3 सालों से टॉप पे हो तो इस सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हो जाओगे। तो इसलिए इस सुपर स्वच्छ लीग में आपका इंदौर आ चुका है और सूरत आ चुका है और नवी मुंबई। ठीक है, तो ये आपके सुपर स्वच्छ लीग में दिखाई देंगे। फिर जो स्वच्छ शहरों में आपको कौन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर हमने देखा कि भैया अब सुपर स्वच्छ लीग अलग एक बना दी गई है श्रेणी। तो स्वच्छ शहरों में अहमदाबाद ने टॉप किया था, और 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या में नोएडा ने टॉप किया था। तीसरी श्रेणी कौन सी भैया? विशेष श्रेणी। यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे जो विशेष श्रेणी है, उस विशेष श्रेणी में कौन आ गया है? तो प्रयागराज जो है आपका गंगा शहरों में टॉप कर रहा है। छावनी बोर्ड सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? सिकंदराबाद है। और सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र का अवार्ड मिला हुआ है ग्रेटर विशाखापत्तनम को। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर है कि जो होनहार स्वच्छ शहर हैं, एक चौथी श्रेणी बनाई गई, जो होनहार स्वच्छ शहर। अब इनमें होता क्या है, एक एक राज्य से एक एक शहर को पुरस्कृत किया जाता है। तो दो राज्य याद रखो, एक तो अपना बिहार, बिहार से पटना है, और दूसरा उत्तर प्रदेश से किसको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है? तो आगरा को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। ये थी महत्वपूर्ण न्यूज। यहाँ से एक अवार्ड और एक्स्ट्रा जो दिया गया है, प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार, ये मिला है श्री विजयपुरम को, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार किसको मिला है? श्री विजयपुरम को। और जो कैटेगराइज की गई अलग से, तो ये बहुत अच्छे से पीछे हमने कर लिया है, इसलिए स्पीड में रिवीजन किया यहाँ पर। फिर आते हैं फिलीपींस पर। देखो, फिलीपींस के राष्ट्रपति नाम है मार्कोस जूनियर। इनकी भारत में यात्रा होती है। भारत में यात्रा के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल आई कि भारत और फिलीपींस के जो बाइलेटरल रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। देखो, यही खेलेगा। एक तो इनके राष्ट्रपति का नाम याद रखना, मार्कोस जूनियर, एक प्रश्न बनाता है। दूसरा भैया, जो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, बाइलेटरल रिलेशन है भारत और फिलीपींस के, इसके 75 साल पूरे हो रहे हैं। बाकी फिलीपींस के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो होगी ही। इसकी राजधानी मनीला है, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसी फिलीपींस के मनीला में ही आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी मौजूद है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट के देखो, उसके साथ कुछ ऐसे भी प्रोविजन यहाँ देखने को मिले हैं जो संभवतः हो सकता है पीटी के स्तर पर पूछ दे। जैसे यहाँ जो 75 वर्षों के उपलक्ष्य पर डाक टिकट जारी किया गया, उसमें भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और जो फिलीपींस का राष्ट्रीय पुष्प है संपागुइता। ठीक है, यह आपका प्रदर्शित किया गया है डाक टिकट पर। क्लियर? समझ में आया? दूसरी बात है कि मिसाइल्स जो ब्रह्मोस बना रहा है भारत, तो भारतीय खेप को खरीदने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना था? बोले, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश पहला फिलीपींस ही बना था। तो ये एक प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ दिया गया, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति महोदय आए हुए हैं, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है, जरूर ध्यान रखनी है। फिर भैया आगे और क्या है? और सीधा है कि फिलीपींस जो नागरिक हैं, इनके लिए 1 वर्ष के लिए जो मुक्त ई पर्यटक वीजा है, इसकी सुविधा का और विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, 1 साल के लिए सरकार ने और बढ़ा दिया है। ठीक समझे? तो 2-3 बातें थी जो हो सकता है पीटी के स्तर पर अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालेगा यहाँ से, फिलीपींस के राष्ट्रपति महोदय की यात्रा से अगर क्वेश्चन निकाले जाएंगे, तो इस पार्ट से निकाले जाने के प्रश्न की उम्मीद ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट है भैया इसरो और नासा का जो संयुक्त उपग्रह था, कौन सा था? निसार। बहुत पुराना है। देखो, नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, निसार का फुल फॉर्म यही है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि हमने देखा कि पृथ्वी के या तो पोलर सैटेलाइट में पोलर जो 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 एक्सिस होता है यहाँ पर भेज दी जाए, या फिर 36 किलोमीटर दूर आपका जियो सिंक्रोनस में या जियो स्टेशनरी जो कक्षा होती है, यहाँ पर भेज दी जाती है सैटेलाइट। तो हम जियो स्टेशनरी में तो देख चुके हैं। अब ये जो निसार है, ये आपकी पोलर रीजन में यहाँ पर भेजी जाएगी। तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, 24 घंटे पृथ्वी पर निगरानी रखेगा। क्लियर? तो अब ये हो गई निसार। इसके बारे में हम जाने सैटेलाइट, और किसके सहयोग से होगा? इसरो और नासा के सहयोग से भेजी जा रही है। और क्या जानना चाहिए इसके बारे में? इसे आपका जो जीएसएलवी मैक 2 यानी कि जीएसएलवी जो मार्क 2 है, इसके द्वारा प्रक्षेपित किया जा रहा है। याद रखना, यहाँ पर मार्क 3 कर देगा और आप गड़बड़ कराओगे। यहाँ मार्क 2 याद रखना है कि निसार को जो प्रक्षेपित किया गया है, जीएसएलवी मार्क 2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इसका वजन है 2393 किलोमीटर, कितना, सॉरी, किलोग्राम। 2393 जो किलोग्राम है, इसका वजन है निसार का। क्लियर? समझे? नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है कांडला। कांडला क्या हो गया है भैया? पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन। कहां पर पढ़े थे? याद करो, कांडला के ही जो दीनदयाल उपाध्याय अथॉरिटी है, तो दीनदयाल अथॉरिटी को क्या मिला हुआ था? इलेक्ट्रिक टग मिला हुआ है कि नहीं? बोले बिल्कुल ठीक है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि यहाँ पर पोर्ट है, इसके ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन डेवलपमेंट करना है। कुल मिलाकर के यहाँ पर पोर्ट में हरित विकास को बढ़ावा देना है। तो अब इस संदर्भ में यह कांडला में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र
का उद्घाटन हो चुका है, जिसके चलते हम और करंट की न्यूज पढ़ चुके हैं कि इसको इलेक्ट्रिक जो टग है इसका भी अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक समझे? तो ये पूरी न्यूज वहां से जुड़ी हुई है, पीछे अगर अच्छे से की होगी तो ये न्यूज कतई कठिनाई होगी नहीं इस फैक्ट को याद करने में। नेक्स्ट है गुजरात में पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग इसकी शुरुआत हो गई है। अब ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? जीनोम समझते हो? जैसे जीन्स वगैरह जो होते हैं ना, अब जीन्स का एक क्रमबद्धता होती है। जैसे हमारे जीन्स करोड़ों अरबों में जो रहते हैं, उनकी एक सीक्वेंसिंग होती है। अगर उस सीक्वेंसिंग को समझ लिया जाए तो जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, अक्सर कहते हुए सुना होगा कि भैया ये जेनेटिक बीमारी है, ठीक नहीं होगी। तो जेनेटिक बीमारी भी कब ठीक की जा सकती है? अगर हम उस सीक्वेंसिंग को समझ सकें, फिर जीन की एडिटिंग कर सकें, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही संपन्न होता है। तो बोले उसके लिए जरूरी है भैया इस जीनोम सीक्वेंसिंग को समझना। और यह बीमारी ज्यादातर जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, वो ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा दिखती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सिकल सेल आपको हो गया, ठीक है, या फिर आपका थैलेसीमिया हो गया। ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक हैं और ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो वो अनुवांशिक रूप से चलती ही चली आ रही हैं, ठीक है, एक जीन से आगे जीन में पहुंचती हैं, आगे जीन से अगले जीन में पहुंचती हैं। अब बोले उसके लिए सबसे जरूरी है कि इनकी सीक्वेंसिंग समझ करके और जीन एडिटिंग करके इनकी बीमारी को खत्म किया जाए। इसके लिए गुजरात सरकार ने पहल की है, देश का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग, जो ट्राइबल कम्युनिटी को ही समर्पित है। उनके संदर्भ में जो उनके चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, उन्हें बेहतर कराने के लिए या सुधार करने के लिए यह जो सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है ये चालू किया गया है। ठीक है, तो आदिवासी समुदायों में जो बीमारी पाई जाती है, उसके लिए कौन सा राज्य है जो ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत कर रहा है? सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको बताना है गुजरात है वह। ठीक, नेक्स्ट बढ़े अगली न्यूज पर। अगली है देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। देखो भैया इसका शॉर्ट में नाम क्या है? श्रेष्ठ। इसका फुल फॉर्म ही पूछ देगा कि श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है, बोले स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। और सीधा यहां से प्रश्न बनाएगा किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य प्रशासन से संबंधित है। सीधी बात समझो, इसका उद्देश्य है कि एक पारदर्शी, एक ट्रांसपेरेंट, एक डेटाबेस बनाया जाए, जिसके माध्यम से जो भी मेडिसिन से संबंधित रेगुलेटरीज हैं, नियामक हैं, उनको, उन प्रणालियों को की मॉनिटरिंग की जाए और उन्हें सुदृढ़ किया जाए। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। क्या नाम है इसका? श्रेष्ठ। शॉर्ट एब्रिविएशन है इसका श्रेष्ठ। दूसरी यहां से एक जानकारी जुड़ी हुई जो कंफ्यूज हो सकते हो, श्रेष्ठ परियोजना के बारे में। देखो भारत सरकार ने पहले श्रेष्ठ परियोजना चलाई हुई है, वो शेड्यूल कास्ट के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। और ये जो श्रेष्ठ है ये स्वास्थ्य से है, क्योंकि यहाँ जो मेडिसिन हैं, उनके जो पैरामीटर हैं, उनकी मॉनिटरिंग करनी है और फिर उसको सुदृढ़ करना है। ठीक है, क्योंकि भारत, आपको पता ही होगा कि एक सस्ती कीमत पर दवाओं की उपलब्धता के चलते फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है भारत को। तो उस संदर्भ में जो भारत की ये श्रेष्ठ पहल है, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, यानी कि जो हेल्थ रेगुलेशन है उसको शानदार करना है, बेहतर करना है, तो उससे संबंधित है आपका श्रेष्ठ। तो इस श्रेष्ठ याद रखना है, इसका संबंध किससे है? सीधा प्रश्न बनाएगा, श्रेष्ठ लिखेगा और का संबंध किससे है, 4 ऑप्शन देगा और वहां गोलीबाजी हो जाएगी, है ना, अगर ध्यान से यहाँ पढ़कर नहीं जाओगे। और श्रेष्ठ परियोजना अगर आ जाए, श्रेष्ठ योजना आ जाए सरकार की, तो वो किससे है? एससी कैटेगरी के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, उन्हें कैसे शिक्षित किया जाए। ठीक, दोनों एक साथ बताया, यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज कराएगा, अब नहीं होना है कतई। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत। देखो बस इतना जान लो कि सबसे लंबी रूट वाली जो वंदे भारत है, ये 880 किलोमीटर यानी 81 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय कर लेगी। कहां से कहां तक चल रही है? नागपुर से पुणे तक के लिए यह ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी, बस इससे ज्यादा नहीं टाइम देना है यहाँ पर। दूसरी भैया एक और मालगाड़ी की बात हो रही है, नाम है उसका रुद्राष्ट्र। अब रुद्राष्ट्र जो है केवल भारत की सबसे लंबी ट्रेन नहीं मालगाड़ी बनी है, ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है। नाम इसका याद रखना, क्या नाम है? रुद्राष्ट्र नाम है। और सीधा समझो इसमें ऐसा समझ लो इसमें 5 मालगाड़ियां जोड़ दी गई हैं, क्योंकि डिब्बे कितने हैं? 354 डिब्बे हैं, 7 इंजन है, क्योंकि एक इंजन थोड़ी ना इतने ज्यादा डिब्बे खींच पाएगा, तो 7 इंजन का यहाँ प्रयोग किया गया है। बेसिकली इस तरीके से सेट किया गया है कि ऐसा लगेगा कि 5 मालगाड़ियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसकी लंबाई अगर आपसे पूछ दी जाए तो कितनी लंबाई है भैया? लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो इतनी लंबी ट्रेन लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, 350 डिब्बे लेकर जाएगी, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी हो चुकी है, नाम है उसका रुद्राष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगली है भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक। अब भैया स्टेम सेल क्या है, बायोबैंक क्या है? बैंक में क्या करते हो? बोले बैंक में जमा करते हैं पैसा। और यहाँ क्या है भैया? यहाँ तो स्टेम सेल है, बायोबैंक है। बोले बायोबैंक क्या है? बोले देखो बायोबैंक आप समझते हैं, यहाँ स्टेम सेल्स जमा करनी है। स्टेम सेल्स मतलब जैसे तुम्हारे जो शरीर है, तुम्हारा जो शरीर है, उसकी जो प्रारंभिक सेल्स होती हैं, बिल्कुल इनिशियल भ्रूण में जो सेल्स बनती हैं, भ्रूण सेल्स ऐसा समझो, तो उन्हें ही बोला जाता है स्टेम सेल्स।
तो वो स्टेम सेल्स पर यहाँ पर कार्य किया जाएगा और पशुओं की वो ली जाएंगी स्टेम सेल्स और उनको यहाँ पर जमा किया जाएगा। आगे इन फ्यूचर पशु चिकित्सा संबंधी अगर प्रयोग करना होगा तो वहां पर हम इस पशु स्टेम सेल्स बायो बैंक से उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेबोरेटरी में उसके माध्यम से इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो पशु संबंधी कोई बीमारियां हैं, ठीक है, उन्हें ठीक किया जाएगा। तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है और स्टेम सेल समझ में आ गया होगा। और ये कहां पर ऐसा किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भैया इस तरीके की जो प्रयोगशाला है या पशु स्टेम सेल बायो बैंक है, ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो कहां पर किया गया है, अगर आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछ दूं क्या कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, बोले राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है हैदराबाद में, इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो बस वहीं पर ही इसका भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक है और प्रयोगशाला है जिसका उद्घाटन कहां हो रहा है, बोले जहां पर जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय है पशुओं की, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर, यही पूछा जाएगा प्रश्न, ऐसे ही सीधा सीधा बनेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड। देखो औषधि पादप मतलब जो मेडिसिनल यूज वाले जो भी प्लांट होते हैं उनका जो बोर्ड होता है, उनकी देखरेख के लिए बोर्ड रहता है, आयुष मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। अब इसने दो समझौते किए हैं, दो संस्थाओं से समझौता किया है कि जो मेडिसिनल यूज वाले हैं उनके लिए थोड़ा रिसर्च को और बेहतर किया जाए, ठीक है, उनको और बढ़ावा दिया जाए। हमारा आयुर्वेद आप जानते हो कि आयुर्वेद इस तरीके के औषधि जो पौधे होते हैं इन पर आधारित होता है, तो इसके चलते ही जो राष्ट्रीय पादप जो औषधि पादप बोर्ड है, इसने एक समझौता किया है ईस्ट वेद बायोप्लांट्स वेंचर के साथ में। जो दूसरा समझौता किया गया है वो आपका ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एम्स नई दिल्ली के साथ में। ये एक तरीके से त्रिपक्षीय एमओयू है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक तरफ कौन है बोले, एक तरफ है भैया यही आपका एनएमपीबी जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, और दूसरी तरफ है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, तीसरी तरफ है आपका एम्स नई दिल्ली वाला। तो एक तो ये समझौता हो गया, दूसरा समझौता, पहला समझौता किसके साथ है, पुणे स्थित जो ईस्ट वेद बायो प्लांट वेंचर है। तो दो समझौते किए गए हैं, प्रश्न सीधा बनेगा कि किसके साथ समझौता किया गया है। तो पहला समझौता बताना है ईस्ट वेद बायो प्लांट्स वेंचर के साथ में, दूसरा समझौता आपको बताना है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एम्स दिल्ली के साथ में। ठीक, समझे, नेक्स्ट बढ़े। और बाकी राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, इसके बारे में अगर पूछा भी जाएगा तो मुख्यालय वगैरह इसका जान लो, इसका मुख्यालय कहां मौजूद है, बोले दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है भैया पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। देखो भारत में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है और ऐसा वैश्विक स्तर पर करने वाला पहला देश है। क्यों नहीं होगा भैया पहला, क्योंकि पारंपरिक ज्ञान के मामले में हम बहुत समृद्ध हैं। पारंपरिक ज्ञान की बात की जाए, जैसे घरों वगैरह में देखा ही होगा, पहले क्या देता था, नाड़ी वाड़ी पकड़ के बता देते थे, ठीक है, जीभ कहते जीभ निकालो बाहर दिखाओ और तुरंत बता देते थे भैया क्या दिक्कत है। तो ये पारंपरिक ज्ञान ही तो है ना, जो पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है, तो इसको रोक कर रखना, सजो कर रखना बहुत जरूरी था। इस तरीके के जैसे भारत सरकार प्रयास भी कर रही है, पांडुलिपियों को जैसे हमने देखा संरक्षित करने का प्रयास कर रही है, उसी क्रम में हमने देखा कि पीछे सुश्रुत संहिता आई, तो वहां से हमें शल्य चिकित्सा की जानकारी है, आयुर्वेद की जानकारी है, ये सब हमारी परंपराओं से ही तो ज्ञान आगे आ रहा है। अब आयुर्वेद आज के समय में इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है और पीछे कहाँ मौजूद है, हमारी सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत महोदय के द्वारा, जो हमारे महर्षि हुए उनके द्वारा ये बहुत पहले बता दिया गया था, जो औषधि गुणों के बारे में, पौधों के या चिकित्सा के बारे में, या कैसे शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया जा रहा था। तो ये सब जानकारी भारत में पहले से है, इतनी समृद्धता है भारत में। अब इसके लिए भारत सरकार अभी अब पारंपरिक जो ज्ञान है इसको तकनीक से जोड़ना बहुत जरूरी है, एआई से जोड़ना बहुत जरूरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज किया जाएगा और एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, डिजिटल लाइब्रेरी, जो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक पहुंच नहीं है वहां तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को इस लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके की लाइब्रेरी की शुरुआत करने वाला ये भारत पहला देश बन गया है। क्लियर, महत्वपूर्ण था, ये समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट। भैया शेर पर जो जनसंख्या रिपोर्ट आई है इसके बारे में जानकारी ये है कि अभी के समय शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, ये दूसरी बात है कि कितने प्रतिशत बढ़ी है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में। भाई प्रश्न आ गया, संख्या नहीं पूछी तो उसने पूछ दिया कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इस 16वीं रिपोर्ट के आधार पर, तो बताना महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा एशियाई शेर, हमने पीछे भी चर्चा की कि एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ है, बोले एशियाई शेर गिरी अभ्यारण्य के आसपास ही है ना। बाकी गिरी के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ये मौजूद है, और भी अभ्यारण्य हैं जहां पर शेरों की जनसंख्या पाई जाती है, इन्हें बब्बर शेर के रूप में जानते हो। अब लेकिन सारे फैक्ट अभी आराम से याद होंगे, बस शांति से सुनो। देखो ये रिपोर्ट है 16वीं शेरों की जनसंख्या पर रिपोर्ट आती है। अब अगर आपको याद रखना है कि भैया कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो गुना 2 कर दो, 16 दुना कितना होता है, बोला 32, तो बस 32% की वृद्धि हुई है, बस इतना याद रखना है कि 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट है, 16 दुना 32 हो गया। ठीक है, अब कितनी हो गई है जनसंख्या, भाई वर्तमान समय में जैसे हमने देखा कि 3682 कितने हैं भैया, 3682 क्या है हमारे यहाँ, टाइगर हैं। अब कोई पूछ दे, चलो टाइगर तो सबका पता रहते हैं, शेर बताओ कितने हैं, बोले शेर हैं
891। अब बस थोड़ा जैसे अगर ये डेटा सामने आएगा आंखों के सामने, तो 8 और 1 कितना होता है? बोले 9 होता है, वही तो बीच में लिखा है। 8 लिखा, 1 लिखा और बीच में जोड़कर दोनों को 9 लिख दिया, तो यही शेरों की संख्या है। बोले कर दी बब्बर शेरों वाली बात, ठीक है। तो देखो 891, अब जैसे ही अगर डेटा सामने आएगा 890 लिखा होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा यहाँ जो बातें बताई जाएंगी, उसके आधार पर आपका ऑप्शन सही टिक होगा। बस इतनी ही जानकारी, भाई यार ये फैक्चुअल है, ये डेटा वगैरह है, इसको बस सही टिक होना चाहिए आंसर, बस, है ना। कैसे याद रखा ये थोड़ी मायने रखता है। फिर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट में। एक तो यहाँ पर जो वृद्धि है 35% है, जो संख्या 891 है। यहाँ बतलाया गया कि देखो कहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ठीक। इसमें गिरी आपसे बोल देगा, गिरी अभ्यारण्य, और यहाँ पर गलती कराएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिरी अभ्यारण्य में नहीं सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। मिटियाला आपका अभ्यारण्य है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर गिरी रहेगा पहले नंबर पे, वही टिक करोगे, लेकिन नहीं टिक करना है। मिटियाला जो अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको टिक करना है। दूसरी चीज है कि अगर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पूछा जाए तो अमरेली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर शेरों की सबसे ज्यादा जनसंख्या। देखो ये वही एरिया है, कई डिस्ट्रिक्ट कवर करता है जो गिरी अभ्यारण्य है ना, तो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में भी उसका विस्तार है। तो सीधी सी बात है, तो समझ में आ रहा है। चलो जिला पूछ देगा तो अमरेली जिला आप बताना है, और अगर अभ्यारण्य पूछ देगा कि कहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो मिटियाला अभ्यारण्य है जो जहां पर शेरों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तो अब 16वीं जनसंख्या, जो 16वीं लायन की जनसंख्या आई है, उसको लेकर के क्लियर, जो एशियन लायन है, ठीक है। अब सारा डेटा क्लियर हो गया। अब सिंगापुर को लेकर आते हैं। सिंगापुर को लेकर नहीं आना है, आखिरी न्यूज है हमारी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं भारत। तो भैया जब ये भारत आए थे तो सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है? लॉरेंस वोंग। याद किया था हमने, सॉन्ग वोंग से याद किया था। सिंग करो, बोले सिंग, बोले कौन सा सॉन्ग, बोले वोंग। तो सॉन्ग वोंग राइमिंग मिला करके हमने याद कर लिया था इसके प्रधानमंत्री का नाम, ठीक है। हमें अगर वहां पर मान लो मैच दी फॉलोइंग में एक बार प्रश्न बनाया गया है, देश दे दिया है, उनके हेड ऑफ स्टेट इधर दे दिए हैं, कौन सा गलत है? अब बताओ भैया। ऐसे एक एक दो दो अगर मजेदार तरीके पता रहेंगे, अगर ये ऑप्शन में हमारे मिल गए, तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी तो रखनी है उस स्तर पर जिस स्तर पर प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं भाई, जब ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पर भारत में, तो इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र है, यानी कि स्किल, जहां पर एक्सीलेंस की बात की जाती है स्किल के, तो उसके लिए इन्होंने चुना किस शहर को? चेन्नई को। तो चेन्नई में यह सेंटर स्थापित किया जाएगा, याद रखना। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, और बोले कहां पर, बोले सेंटर बनाओगे? बोले हम चेन्नई में बनाएंगे। बोले ठीक है, चलो बना लो। अच्छा, चेन्नई में इन्होंने अपना सेंटर बनाया है, ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कहां पर राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। सीधा वन लाइनर अगर प्रश्न बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आपको बताना है चेन्नई में यह स्थापित किया गया है। अब इसके बाद में अगर आपसे सिंगापुर को लेकर ही कुछ प्रश्न पूछ दिया जाए, क्यों? क्योंकि भैया मलक्का जो जल डमरू मध्य है, इसके बीच कई समझौते हुए। उन समझौतों में चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका रक्षा क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे व्यापारिक कोई अगर समझौता हुआ है, ये सारे तो मेंस के स्तर पर पढ़ना ही है। दो तीन तीन मेजर पॉइंट जो होते हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे मलक्का जल डमरू मध्य की यहाँ पर चर्चा की गई, तो भैया मलक्का जो जल डमरू मध्य होता है, अब जल संधि जल डमरू मध्य में तो अंतर पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो सुन लो इन शॉर्ट में। जैसे दो अगर मान लो कोई जलीय संरचना होती है, उनको कोई हल्की सी, छोटी सी, पतली सी कोई जलीय संरचना जोड़ती है, तो उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। लेकिन वही अगर भैया दो अगर जलीय बड़ी अगर जल संरचनाएं होती हैं, उनको कोई अगर विशालकाय अगर कोई जैसे संरचना जल संरचना जोड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। तो जल संधि का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, और जब वो पतली सी होती है, जो जोड़ रही होती है दो बड़ी जल संरचनाओं को, तो वो आपकी जल डमरू मध्य कहलाती है। तो मलक्का की जब चर्चा हुई तो मलक्का को जल डमरू मध्य ही कहा जाता है, ठीक है। तो जल डमरू मध्य। अब सीधी सी बात है, अगर कोई भी स्ट्रेट है या चैनल है, स्ट्रेट या चैनल कुछ भी बोल देते हैं, हिंदी में जो बोलते हैं वो क्लियर हो गया होगा, चाहे इसको स्ट्रेट बोलो चाहे आप इसको चैनल बोलो। तो मलक्का स्ट्रेट की जब बात की जाएगी, तो कोई भी स्ट्रेट जो होती है, दो जलीय संरचनाओं को जोड़ने का काम कर रही होगी, और स्थलीय संरचनाओं को यानी कि लैंडस्केप को हमेशा अलग करने का काम कर रही होगी। क्योंकि भैया एक लैंड ऊपर होगा बीच में, और बीच से पानी बह रहा होगा, तो सीधी सी बात है लैंडस्केप तो अलग ही करेगी, और पानी बह रहा है तो इधर उधर की जो जलीय संरचनाएं हैं उनको जोड़ने का काम करेगी, समझे। तो स्ट्रेट और चैनल काम ये करते हैं। तो लगे हाँ, सुन लो भाई, मलक्का किसको इसको अलग करती है। तो अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि सिंगापुर का संबंध तो होगा ही मलक्का से, बिल्कुल है। तो जो हम देख रहे हैं कि मलक्का स्ट्रेट, जैसे भारत का ये अंडमान का क्षेत्र देखा, और ये आपका आ गया भैया कौन सा? मलेशिया। मलेशिया के ही पास यहाँ पर है सिंगापुर, धीरे से पोर्ट एरिया है, ठीक है। और इसके नीचे है आपका इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का है सुमात्रा द्वीप, ठीक, ध्यान से सुनना। इधर सुमात्रा, जावा, ये आइलैंड किसके हैं? बोले इंडोनेशिया के हैं। और इसके ऊपर भैया कौन सा देश है? बोले एक तो है मलेशिया, और मलेशिया के पास में ही है ये सिंगापुर, ठीक। ध्यान से, अगर वर्ल्ड मैप होगा सामने तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं ये जल डमरू मध्य की, तो ये है आपका मलक्का जल डमरू मध्य। यहाँ से कोई शिप इधर से आता है तो इसी से होते हुए जाता है, या भारत से अगर जा रहा है भैया इधर जापान वगैरह जाना है, तो इसी मलक्का स्ट्रेट से ही होते हुए जाता है।
तो मलक्का जल मुरुमद्दे की चर्चा हुई, बोले आराम से व्यापार करो, हम यहाँ बैठे हुए हैं। सिंगापुर जी क्या कह रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, चिंता नहीं करो, टेंशन फ्री होकर करो, एकदम तुम्हारा एक प्रिय मित्र यहाँ बैठा हुआ है। अब बात आएगी कि मलक्का जल मुरुमद्दे अगर भूगोल में प्रश्न बनेगा तो किसको किसको अलग करता है, कौन कौन से स्थल खंड है? बोले सिंगापुर को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग कर रहा है, या फिर मलेशिया को सुमात्रा से अलग कर रहा है। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग कर रहा है, ये सिंगापुर और इंडोनेशिया को अलग कर रहा है। तो ये स्थल खंडों को अलग कर रहा है, किसको किसको जोड़ रहा है? बोले इधर है पैसिफिक ओशियन, इधर है इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर को पैसिफिक ओशियन से कौन जोड़ती है? यही मलक्का स्ट्रेट जोड़ती है। ठीक है, ज्योग्राफी में अगर ये प्रश्न बनाया जाएगा इससे तो अब तो गलत नहीं होगा, मलक्का स्ट्रेट से आ गया, क्योंकि करंट से जोड़कर स्टैटिक की जहां चर्चा हो गई तुरंत हम लोग वहां पर पढ़ते हैं और अपना रिवीजन भी ऐसे होता चलता है अदर सब्जेक्ट का। तो इस तरीके से हमने नेशनल पार्ट कवर कर लिया है, पूरा एक-एक न्यूज़ की है। और देखो सीधे-सीधे पढ़ दिया जाता तो 1 घंटा नहीं लगता, कवर कर देते, 1-2 घंटे में हो जाता। लेकिन कोशिश ये रहती है यार करंट की न्यूज़ पढ़ो, उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ में वहाँ से जो स्टैटिक में भी प्रश्न अपने जोड़कर पूछा जा सकता है, वो करा दी जाए, और वो नेशनल में ही सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए नेशनल को बहुत डिटेल से खोलकर एकदम समझा है कतई। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा संभावना इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ जितने टॉपिक रहते हैं वो सब हमारे किसी न किसी विषय से जुड़ते हैं, और किसी न किसी विषय से जब जुड़ते हैं तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है और वहाँ पर हम चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो इंटरनेशनल रहेगा वो देखो हम लोग वहाँ पर क्रक्स निकाल लेंगे, ठीक है? वो क्रक्स निकाल लेंगे हैंड रिटन में और बढ़िया से उसको कवर कर लेंगे स्पीड में। अब बहुत स्पीड में कवर होगा, एक-एक वीडियो से ही एक-एक पार्ट कवर हो जाएगा। फिर ऐसे ही संक्षिप्तकी में आएगा, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, चर्चित स्थान, ठीक है? और स्पोर्ट वाला भी एक पार्ट आ जाएगा, एक क्रक्स उसका स्पोर्ट वाला भी निकाल लिया जाएगा, ठीक? तो अब अपना फीडबैक देना है और फीडबैक के साथ में बताना है भाई मजा आया कि नहीं आया, और फिर लेक्चर को यहाँ कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।